हाथों को जोड़ लें। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने सर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अज्ञायाणम, नमो लोये सविशाहुणम। ऐशो पंचणमुक्कारो शब्द पावक प्रणाशुरो, मंगलाणं च शब्देशम पड़वम हवै मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ाए। सम्मान। धन्यवाद नितिन जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया। जी संजीव जी। जी मैं चाहती हूँ आप सब लोग, हम ज्यादा लोग नहीं है, अनम्यूट कर लेंगे तो भी चलेगा ताकि बातचीत हो सके। जी। जी हम लोग एक्चुअली पढ़ मैंने रहे हैं। जैसे मैंने अपने मीटिंग हुई थी तब भी मैंने कहा था कि एक टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहा है। आज के टॉपिक में एक टॉपिक रिपीट है, टीचर्स इवेल्युएशन। अभी मैं आज इसको सिर्फ रिवाइज करना चाहती हूँ। और रिवाइज हम ऐसे करेंगे कि जो लास्ट ईयर वाली मेरी पीडीएफ थी वो आज पहले शुरू में चलेगी, पूरी पीडीएफ आप उसको रीड करेंगे और उसके अंदर से आपने यदि कुछ काम किया है, आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, आपको क्या याद आ रहा है, आप लोग उसको बताएंगे। ठीक है, वो फिनिश होगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मैं उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगी। इज इट ओके? ठीक है मैम। जी नीरज जी प्लीज स्क्रीन शेयर शुरू करेंगे। टीचर्स इवेल्युएशन पे हमने एक पूरा वेबिनार किया था। टीचर्स इवेल्युएशन किस किस पॉइंट पे हो सकता है, किस किस तरीके से करना है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसको कोई डिस्क्राइब कर सकता है, इस पे हमने क्या डिस्कस किया था या आप क्या समझ रहे हैं? पापा को दे रहे। हमारी डायरी दे दो पापा को, काली डायरी उधर रखी ना। प्लीज कोई भी। टीचर की कैपेबिलिटीज को डिफरेंट उस पे हमने तय किया था। इस पे जी अरुण जी। पूरा लेसन प्लान के ऊपर ही एक केंद्रित है। लेसन प्लान जो बनाते हैं उसमें जो पूरा लेसन प्लान में पाठ योजना बनाते हैं उसके ऊपर, उसमें जो टीएलएम यूज करते हैं, दूसरा पॉइंट इसके ऊपर है। जो जी जो जैसी नीड वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से उनकी एक्टिविटी उसमें जो डालते हैं, उनके लिए फॉलो अप प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में है। समय प्रबंधन और लचीलापन का प्रदर्शन से आशय यहाँ पे है कि आपको उसको, कई बार आप 6 पीरियड में डिजाइन करते हैं लेकिन कई बार आपको आवश्यकता पड़ने पे 5 में भी हो जाता है और वो 7 में भी चला जाता है। जी तो हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आवश्यकता है और कोशिश करना है कि लेकिन हमारा समय प्रबंधन प्रॉपर हो। लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है, लचीलापन रखना है। अनु जी जो इंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट के आधार पे छात्रों की समूह की बात है। कई बार जैसे हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कई इवैल्यूएटिव स्टडी देते हैं कि आप एक ग्रुप बना के जाइए, उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेके आइए, आपको इस ग्रुप को ये वाला काम करना है, उसकी कैपेसिटी क्योंकि ये है, उस ग्रुप को क्योंकि वो इस एक्टिविटी के द्वारा उस चैप्टर या उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ सकता है। दूसरा, ग्रुप बनाते समय इस बात को भी आपने बताया था कि उसमें अच्छे लेवल के बच्चे, मीडियम और कमजोर बच्चे भी हमें रखने की कई बार आवश्यकता होती है, जिससे वो एक बैलेंस ग्रुप रहे और हर एक बच्चे को उससे सीखने का मौका मिले। इस तरीके से आपने इसमें हम लोगों को गाइड किया था जितना मुझे याद है। जी बिल्कुल। ये सारे जो गुण हैं किसी टीचर में कितने अंश तक है, टीचर इन सारी चीजों को कैसे लेती है?
है ना। ये टीचर को हम इन पॉइंट्स पे इवेल्युएट किया था कि इन सारे पॉइंट्स पे टीचर अपनी कितनी कैपेबिलिटी दिखाती है। ठीक है, मैं चाहती हूँ सब लोगों से रिस्पॉन्स मिले मुझे। आपका कोई किसी का कोई इंटरप्रिटेशन है इसमें, कुछ चेंज? दीप्ति जी, अनिल जी, रश्मि जी, संजीव जी, दिलीप जी। किसी का कोई अपना इंटरप्रिटेशन या कोई बात कोई ऐड करना चाहता है, या कुछ आप अलग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, अदरवाइज पूरा वन वे कम्युनिकेशन चलेगा और उसका यूज नहीं होगा। यस या नो तो जवाब दीजिए प्लीज। मैम काम तो ऐसे ही होना चाहिए। बोले रजनी जी। अनम्यूट कर दीजिए। आप बोलिए सर। मैं तो एक कह रहा था कि मैं पिछली बार की उसमें ट्रेनिंग में हो नहीं पाया था, ये मुझे जानकारी नहीं है। आप बोलिए सर। हमारा इसमें मैम ये सोचना है कि योजना तो इसी तरीके से बनानी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो टीचर योजना बनाते हैं उसको सटीक तरीके से नहीं बनाते, तो जिस कारण से कई समस्याएं आती हैं। जी रजनी जी, रजनी जी, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि टीचर का इवेल्युएशन कैसे करना है, तो ये पॉइंट्स है टीचर की प्लानिंग को इवेल्युएट करने के। ठीक है, जी तो यहाँ पे टीचर को हम कितने पॉइंट देंगे, आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 5 हम कर सकते हैं कि टीचर इन कामों को कैसे करते हैं। ठीक है, मैम इन कामों रेमेडीज को हमने जैसे इनको टीचरों को इसमें समझा है, तो हमें जो समझ में आया टीचरों का, तो हमने ये महसूस किया है कि अगर हम इसमें नंबर देंगे तो हम 3 भी नहीं दे पाएंगे, ओके। क्योंकि हमारा एवेल्युएशन का तरीका है कि मतलब हम ये नहीं मानते कि हो जाएगा कि कम हुआ, मतलब अगर होना है तो पूरा होना है, नहीं होना है तो बीच का रास्ता कोई रास्ता नहीं है। जी, इसके लिए टीचर्स को मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ हम हाँ आते हैं इस पे आगे, किस तरीके से हम आगे डिस्कस करते हैं इस पे जरूर। जी। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ओके दिलीप जी, आप कुछ पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी लास्ट में मैंने फिर से हमने एक पूरा 100 मार्क्स का टीचर इवेल्युएशन की शीट तैयार की थी, वो एंड में है, उसको फिर से एक बार आप लोग रिव्यू कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम इसको फिर से कैसे फॉलो अप करना आपको शायद इजी हो जाएगा। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। समय की पाबंदी। मैं चाहती हूँ कोई और इसको डिस्क्राइब करे, थोड़ा सा डिस्कस करे। संजीव जी। दिलीप जी, दूसरे टीचर पे कैसे प्रभाव पड़ेगा? कभी कभी ऐसा होता है ना मैम कि टीचर्स का एवेल्यूशन करने में किसी को अच्छा बोल दिया तो कोई अपनी से तुलना करता है कि मैं भी तो अच्छा करता हूँ, तो मुझे क्यों रिस्पॉन्स नहीं, तुलनात्मक हो जाता है तो आ, शायद आई थिंक सो दिलीप जी का कहना यही है। जी संजीव जी। जी दिलीप जी, आप बोलेंगे।
मैम शायद ठीक से हम ही इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, कहना चाहिए। दूसरे टीचर्स तो हम इसमें काम करते हैं और उनके काम की अप्रिशिएट करते हैं, तो दूसरे जो टीचर्स हैं ग्रुप में बन जाते हैं, और उस मतलब उनके कामों में ऐसा प्रभावित हुआ है कि जैसे वो ग्रुप में आ गए हैं कि इस व्यक्ति के मोटिव काम की सराहना क्यों की जा रही है। अब वो सुधारना नहीं चाहते हैं, बल्कि हो ये रहा था कि दूसरे टीचर पे प्रभाव पड़ रहा था, तो इसको फिर हमने बीच में बंद कर दिया था। देखिए, यहाँ पे टीचर्स में मोटिवेशन होना चाहिए। हम जब किसी एक की सराहना करते हैं तो बाकी लोगों को हम खराब नहीं बता रहे, उनको ये चीज हमको समझानी पड़ेगी कि आप भी इसकी तरह अच्छा कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी की सराहना करते हैं ना, तो वहां पे कंपैरिजन ना आए, इसका हमको एज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई कंपैरिजन ना हो। क्लास के अंदर भी ऐसा होता है, रिजल्ट आता है, एक ही बच्चा फर्स्ट आता है ना, उनके परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो हमने जो क्राइटेरिया बनाया है, इसके आगे पीडीएफ आएगी, मैं दिखाती हूँ, मैंने लास्ट ईयर शेयर भी की थी, 100 मार्क्स की थी। उन सारी चीजों को जब करते हैं टैली, यदि ऐसा लगता है तो हम इसको ओपनली टीचर्स के सामने रख सकते हैं, यदि इशू होता है तो। दिस इज ओपनली, हर एक चीज टीचर को क्राइटेरिया पे मार्किंग दिया गया है। तो इसमें ये पर्सन यहाँ बैठता है, तो वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए। तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली टीचर से बात करके उनको मतलब बुरा ना लगे, इस तरह से उनको समझा के मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये मोटिवेशन वाली एक जो मतलब उनको ये बताना है कि जब आप किसी प्रोफेशन में आ गए हैं तो वहां पे कंपटीशन को हेल्दी तरीके से मतलब हैंडल करना सीखना पड़ेगा टीचर्स को, तभी वो बच्चों को सिखा सकते हैं। मतलब एक दूसरे से हम यदि एक को अच्छा लगा तो दूसरे बुरा लग जाएंगे, हम लोग रोके, मुझे ये गलत लगता है। कमल सर, आई रिक्वायर योर कमेंट। जी जी, मैं ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था, और ये जो कंसर्न है कि अगर हम मूल्यांकन करना शुरू करेंगे तो उससे कुछ टीचर्स को मोटिवेशन होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम हमारी संस्था में, विद्यालय में, जब भी मूल्यांकन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। जैसे कि सत्र के शुरू में, अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है, सत्र के शुरुआत में ही जब एक दिन पहले या 2 दिन पहले शिक्षकों को बुलाते हैं, तब हमारे पास पूरे साल का मूल्यांकन का जो फॉर्मेट है वो हमने तय करके रखा होना चाहिए। अभी आपके पास समय है, तो अगर मूल्यांकन का फॉर्मेट तय कर लिया गया है और वो ऑब्जेक्टिव है, और वो सत्र के पहले दिन या सत्र शुरू करने के अगले दिन पे, प्रीवियस डे, हम अगर एक मीटिंग करेंगे टीचर्स के साथ और उनको ओपनली बताएंगे कि देखिए ये क्राइटेरियाज पे हम चाहते हैं कि आप लोग काम करें, और आप जो भी काम करेंगे उसका मूल्यांकन इन क्राइटेरिया पे इस तरीके से होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई आपत्ति किसी को हो सकती। ये तब होता है कि जब हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, उनके पास ये फॉर्मेट नहीं है, और तब हम किसी को स्टार बोलेंगे और किसी को ये नहीं देंगे, तो उनको हो सकता है कि वो तुलना करें या कुछ गलत सोचे। लेकिन जब क्राइटेरिया पूरा दिया गया है कि पूरे साल में आपको 100 मार्क में 100 मार्क का आपका मूल्यांकन होने वाला है, उसमें से फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आप एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं कि हर क्वार्टर का 25 मार्क का इवैल्यूएशन होगा, तो 4 क्वार्टर होते हैं, और उस तरीके से पूरे साल में 100 मार्क, 100 बिंदु पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये मूल्यांकन इसलिए है कि हम बेहतर बने, इसमें हम किसी को कोई कमजोर है या कोई कम है ऐसा जताना नहीं चाहते हैं। हम एक उनके समक्ष एक मिरर प्रस्तुत करना चाहते हैं। मूल्यांकन है ना, उसको आप लोगों को, शिक्षकों को ये समझाइए। मैं जो उदाहरण देता हूं वो उदाहरण भी आप उनको दीजिए मीटिंग में, कि हम रोज सुबह में मिरर के सामने क्यों खड़े होते हैं।
घर से निकलने से पहले हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, और उसके बाद पूरे दिन में मिनिमम 3 बार 4 बार हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं। क्योंकि मिरर हमारा रिफ्लेक्शन, जो हम है वही हमें दिखाता है। तो कोई भी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से उस व्यक्ति का मिरर है, आईना है। तो इसमें कोई ये तो बहुत पॉजिटिव बात है कि उससे ही हमें पता चलता है कि हाँ, कहाँ पर मुझे अभी और बेहतर होना है, कहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो एक मेरा जो मीनाक्षी जी ने मुझे बोला कि मैं अपनी बात रखूं, तो उसमें मेरा एक सीधा जो डायरेक्ट आपको सजेशन है कि सत्र शुरू होने से पहले आपका मूल्यांकन का फॉर्मेट रेडी हो जाना चाहिए, नंबर 1। उसमें कोई गोलमोल बात नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। वो पेपर पे है, वो पेपर सबको दे दिया गया है पहले दिन कि ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, ये 100 मार्क का इस तरीके से होगा, आपका टाइम पे आने का इतना भी मार्क है, आपका राइट टाइम पे एग्जाम के पेपर सबमिट करना इतना पॉइंट है, आपका बच्चों की एक्टिविटीज करवाना इतना पॉइंट है, वॉट एवर भी मैडम आपको, मैडम ने पिछली बार भी फॉर्मेट दिया था, इस बार भी वो बताएंगे आपको। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि सत्र शुरू होने से पहले क्या हमारे पास पूरा फॉर्मेट रेडी है ऑब्जेक्टिवली, नंबर 1। नंबर 2, सत्र शुरू होने से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मीटिंग करके ये पूरा फॉर्मेट हमने टीचर्स को समझाया है, ये नंबर 2। और नंबर 3, हर सत्र के बाद उनको उनके मार्क या वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कहाँ पर खड़े हैं, वो उनको मीटिंग करके हमें बता देना है। ऐसा नहीं है कि 1 साल खत्म होने के बाद या 10 महीने खत्म होने के बाद हम किसी को कहेंगे कि अरे रे अनिल कुमार जी, आप तो इतने ही नंबर पे हैं, या अरे दिलीप जी आप तो इतने ही नंबर पे। ये गलत है, क्योंकि 10 महीने खत्म हो गए, अब आप उनको बता रहे हो कि आप यहाँ इतना कम किया है, आपने ये गलती किया है। नहीं, हर 3 महीने पे हम उनको बता रहे हैं कि वो कहाँ चल रहे हैं। अगर अच्छा है वो भी बताया जा रहा है, अगर ठीक नहीं है तो वो भी बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से होगा तो ये संभावना कम है कि लोगों को ये बुरा लगेगा या डिमोटिवेशन होगा। इससे एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और ये जो तकनीक है या इवेल्युएशन की पद्धति है वो ट्रांसपेरेंट है। जहां पर भी कुछ भी ट्रांसपेरेंट होगा ना, वहां ज्यादा स्कोप नहीं है कि किसी को बुरा लगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, हमने कुछ छुपाया नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखा है, और आखिरी 10 महीने के बाद नहीं बता रहे हैं, हम लगातार उसकी बात कर रहे हैं कि ये आप यहां पर खड़े हैं। तो आई थिंक इस तरीके से अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा, और एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए, और इससे एक जो शिक्षक है उनके उनके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि हाँ, हमें ये बिंदुओं पे हमें चेक किया जा रहा है, तब वो ज्यादा अकाउंटेबल बनेंगे, ये मुझे लगता है। मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग ट्रेनर बनने की प्रक्रिया में थे, तो हम लोग मैंने एक नेशनल ट्रेन द ट्रेनर्स वर्कशॉप में मैं पार्टिसिपेंट था, मैं सर्टिफाई होने के लिए गया था। तो 4 दिन का वर्कशॉप होता है, और 4 दिन में पासिंग क्राइटेरिया होते हैं, और 25 में से कुछ लोग तो फेल भी कर देते हैं, वो पास भी नहीं करते हैं ये लेवल पे आकर। तो लेकिन उसमें हर सत्र के बाद एक वहां पर जो ट्रेनिंग रूम था उसमें चार्ट बना हुआ रहता था, उसमें सभी 25 पार्टिसिपेंट के नाम लिखे हुए रहते थे, और हर 90 मिनट का जो सत्र, ट्रेनिंग में हर सत्र 90 मिनट का ही रहता है नॉर्मली क्लासरूम ट्रेनिंग में, तो हर 90 मिनट के सत्र के बाद वहां पर वो लोग स्टिकर्स पेस्ट करते थे सबके नाम के सामने, फ्लोरेशन कलर के स्टिकर लगाते थे। ग्रीन मतलब आपका सत्र अच्छा रहा है, येलो मतलब आपने ठीक ठीक किया है,
रेड मतलब ये सत्र में आप एक्टिव नहीं थे, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने ठीक से जवाब नहीं दिए, आपका ध्यान नहीं था। तो हर सत्र के बाद वो ट्रेनर्स वहां पर वो बिंदी जैसे स्टिकर रखे थे उन्होंने। वो एक रेडियम स्टिकर्स आते हैं, उसको गोल गोल जो बिंदी होती है वैसे गोल गोल थे। तो जैसे मेरा नाम है तो हर सत्र के बाद मेरे नाम के सामने मेरा रिपोर्टिंग आ जाएगा। अगर वो ग्रीन है तो मुझे समझना है अच्छा है, चलो मैंने अच्छा लास्ट सत्र में अच्छा किया, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं प्रश्न पूछ रहा था, मैं जवाब दे रहा था, मैं एक्टिविटी में ठीक तरीके से काम कर रहा था। अगर मेरे नाम के सामने येलो बिंदी लगी है मतलब मैंने ठीक ठाक ही उसको अटेंड किया है। और अगर कोई सत्र में रेड बिंदी लगी है तो फिर मुझे समझना है कि ये ठीक नहीं जा रहा है। तो मान लीजिए 4 दिन में ऐसे 16 सत्र होने वाले हैं। तो आखिरी दिन तक 12 में से जब मुझे 4 रेड बिंदी मिली है या 5 रेड बिंदी मिली है तो मैं अपने आप समझ जाता हूं कि मैं पास होने वाला नहीं हूं। वो मुझे एक आघात, एक शॉक की तरह नहीं लगता है। वो मुझे पता ही है भाई, हर सत्र के बाद मुझे बताया ही गया था, मेरे सामने ही था कि मेरा रेड जोन जा रहा है या येलो जा रहा है, ग्रीन कम है। तो मैं ये उम्मीद भी कैसे करके मुझे आउटस्टैंडिंग पार्टिसिपेंट का अवार्ड मिलेगा। भाई उसके लिए मुझे 16 में से 12 ग्रीन बिंदी जमा करने हैं। तो आप सोचिए कि ये लेवल पे हम लोगों ने इसको मतलब, लेकिन ये क्यों कर पाए? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, कोई छुपा हुआ नहीं है, सब आपके सामने दिख रहा है। आपका जो है, आपके जो सिग्नल येलो आपके सामने दिख रहे हैं। तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई आपके ऊपर शक करेगा या बुरा मानेगा। उससे उनको मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई हमको और बेहतर करना है। तो ये मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, लेकिन मुझे मीनाक्षी मैडम ने बोला तो मुझे ये बात भी याद आई। और मेरे जो ट्रेनिंग के दिन थे वो भी मुझे याद आए कि तब हमें ऐसे हमारा चार्ट लगता था और उसमें ग्रीन, येलो और रेड ये बिंदी हमारे नाम के सामने लगती थी हर सत्र के सामने। और उसको कैसे हरा रखा जाए, हर हर सत्र के बाद हमें हरा बिंदी मिले, बस ये टारगेट पे चलना होता है हमें। तो अगर आप आपके शिक्षक को भी ये सब बताइए, ऐसा कोई चार्ट रखिए उसमें वो अपना प्रोग्रेस देख पाए। और उनको हर महीने देखिए, यहाँ पर हम मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन किसी को सजा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन किसी को प्रेरणा प्रेरणा देने के लिए और बेहतर करवाने। ये आप उनको बताओ, फ्रैंकली एज अ फ्रेंड होकर बताओ कि ये मूल्यांकन की प्रक्रिया आपको शिक्षा देने के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको पनिशमेंट देकर क्या फायदा हो जाएगा, स्कूल का क्या फायदा हो जाएगा पनिशमेंट देकर? तो इस तरीके से अगर एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई की तरह अगर आप ये जो स्कूल शुरू होने के पहले 2 दिन है ना, उसका पूरा एजेंडा आप बनाइए। अगर आप चाहते हैं, आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसका हम लोग मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं वो एजेंडा भी बनाकर दे सकता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मीनाक्षी मैडम भी हेल्प करेंगे, हम दोनों मिलकर आपको एजेंडा बनाकर देंगे। मान लीजिए आपका स्कूल 5 को शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 और 4 जून को उनको बुलाइए, आप आधे आधे दिन के लिए बुलाइए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था आप कर दीजिए, ठीक है? और साथ में भोजन करेंगे, स्कूल में बैठेंगे और 2-3 घंटा बातें करेंगे, उसका एजेंडा हम बनाते हैं। मैं अब मेरी जो समझ है, मेरा जो अनुभव रहा है उससे मैं भी ये कर सकता हूँ। मीनाक्षी मैडम का भी उसमें पूरा सहयोग लेंगे, आपका भी खुद का एक अनुभव है। तो ये सत्र शुरू होने से पहले ये सब डिक्लेरेशन हम करते हैं और एक ऐसे माहौल में हम स्कूल को, नए सत्र को शुरू करें। एक आप सोचिए, कुछ पूजा करवानी है, कुछ आरती करवानी है, भजन वो भी एक करवाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है
है ना। लेकिन एक बढ़िया तरीके से स्कूल का प्रारंभ हो, एक नए जोश के साथ प्रारंभ हो, ये सब हमें करना चाहिए। और साथ में ये भी बताइए कि ये बातों पे आपका मूल्यांकन हम करने वाले हैं, और वो ओपन है, खुली किताब है ना। तो ये है। तो सॉरी मैंने नहीं सर। थोड़ा ज्यादा टाइम सर लिया, लेकिन हाँ, जी नहीं सर सर, ये सार्थक है, बहुत जरूरी है। जी जी नहीं, जी समय जी सर एक जरूर लगा क्वेश्चन है। इसमें, नहीं हो पाता है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं, जी। बात नहीं कर हाँ, पाते। थैंक यू सर ठीक से समझाने के लिए। सर जी मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जैसे अभी आपने कहा कि सत्र के प्रारंभ में टीचर्स को बुलाइए और उनको भोजन करवाइए। कई बार मैंने देखा है कि इस तरह से बात आती है, उनको ट्रीट करना इस तरह से, तो ये क्यों जरूरी है? मेरा क्वेश्चन होता है ये क्यों जरूरी है इस तरह से करना? नहीं इसके नहीं, क्या देखिए फायदे होते हैं? इसमें, हाँ देखो उसमें भी मैं सिर्फ ये नहीं, ये सिर्फ भोजन की बात नहीं है। जब आप साथ में भोजन करते हैं ना, तब एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, एक परिवार की भावना होती है। चलो मैं उससे भी बढ़िया आगे चलकर आइडिया देता हूं। हर शिक्षक अपने घर से एक व्यंजन लेकर आएगा। वो नहीं हो पाएगा। ये नहीं मतलब ये पैसा खर्च करने की या ऐसी कोई बात नहीं है भोजन से। मेरा नहीं मतलब है नहीं नहीं सर, हाँ 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 यार मैं समझ रहा हूँ ये बहुत हाँ जरूरी है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन मैं सभी के हाँ। सामने इस बात को, उसका इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, हाँ आपके अच्छा मुंह से अच्छा। बताना चाह रहा हूँ आपके हाँ द्वारा। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ तो बस मेरा यही है कि अगर ऐसा कोई हमने भोजन या अल्पाहार स्नैक्स का अरेंजमेंट किया, तो वो जो टाइम हमें मिलता है साथ में बैठने का, कुछ इनफॉर्मल बातें होती है। कई बार क्या है, फॉर्मल मीटिंग्स में कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत फॉर्मल सा अनुभव होता है। तो हमें फॉर्मल मीटिंग भी कभी रखनी पड़ती है, कभी इनफॉर्मल भी ऐसे कुछ प्रसंग हो जिसमें हम साथ में खाना खा रहे हैं। जैसे आपको पता है दमोह आप लोग आए थे, आप लोगों ने खुद बताया था दमोह से वापस जाने के बाद कि वो जो समय था आपका टीचर्स के साथ जो आपने बस में बिताया, जो बस में या जो भी आपकी गाड़ी या जो भी लेकर आए थे, उसमें जो आपने समय बिताया है शिक्षकों के साथ, वो आपका बेहतरीन समय था। ये आप लोगों ने ही बोला था दमोह से जब आप वापस गए थे, उसकी चर्चा जब हमने रखी थी। तो ये ऐसा है। तो सत्र सत्र के पहले दिन हम बुलाते हैं, तो मैंने ऐसा क्यों रखा कि भाई कहा कि भोजन रखिए, कि भाई एक एक्स्ट्रा दिन बुला रहे हैं ना, प्रीवियस डे बुला रहे हैं, तो उनको ये मन में ना हो कि यार अभी स्कूल शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले प्रीवियस डे ही बुला लिया। तो यार एक थोड़ा सा ऐसा कर लिया हमने कि साथ में हम कुछ नाश्ता करेंगे, भोजन करेंगे। उसमें भी कई तरीके हैं भाई, सर, व्यंजन एक एक। इसमें जी मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ दिलीप जी। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हटके जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी। ऐसा बोलते हैं कि वाटर हैज मेमोरी। पानी जो होता है ना, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो जब हम साथ में खाते हैं पीते हैं, क्योंकि खाना जो है उसमें भी हमारा 50 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो जो माहौल बनता है उस वक्त, जो बातचीत होती है और जब साथ में खाया जाता है, और वो बॉडी में, हमारा शरीर किससे बनता है, हम जो खाते हैं या पीते हैं, तो हम जो चीज उस वक्त डिस्कशन होता है, वो बॉडी और माइंड में बहुत ज्यादा अच्छे से जाता है। तो वो मेमोराइजेशन, मतलब जानबूझ के याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप याद रहता है, क्योंकि वो जो पानी बॉडी में गया वो उसको याद रखवाता है दिमाग को। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। और यदि कभी टाइम मिले ना, तो वाटर हैज मेमोरी के कुछ यूट्यूब पे वीडियोस है, आप उसको जरूर चेक करिएगा। अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं उसके। जिसका नमक खाया उसकी भजानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अपन खवाएंगे तो वो भजाएगा। और वैसे भी साथ में खाने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। यदि परिवार के लोग एक टाइम भी साथ में खाते हैं तो बॉन्डिंग बढ़ता है। जी। जो सामने है समय की पाबंदी आप सब लोग तो पढ़ चुके होंगे, मैं डिस्कशन नहीं करना चाहती, टाइम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अमित जी, जय जिनेन्द्र। आज्ञाकारिता, टीचर कितना आज्ञाकारी है वो चेक करने के लिए कुछ एक पॉइंट्स थे
कि किन किन चीजों को टीचर प्रॉपरली फॉलो करता है, राइट। मैं इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रही, आपकी नजर के सामने है, वो रिवाइज हो रहा है। इस पे कोई कुछ कहना चाहता है? रश्मि जी, आप कुछ बोलेंगी? मैम इसमें अभिभावकों से मिलना क्यों जोड़ा गया? आज्ञाकारिता में है। टीचर, हम जब मतलब मैनेजमेंट या प्रिंसिपल टीचर्स को बताते हैं तो टीचर कितना उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से मिलना भी उनके जॉब का एक काम है। ये हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन होती है टीचर्स को कि आप ये मिलिए, ये बताइए। टीचर कितना उसको फॉलो करता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। कोई डिस्कशन किसी के पास नहीं है तो नीरज जी प्लीज। सहयोग, प्लीज कोई डिस्कस करेगा इसको? कोई पढ़ ही लीजिए जोर से, डिस्कस नहीं वो ऐसे हो जाएगा। दीप्ति जी आप पढ़ेंगी? विद्यार्थियों के साथ सहयोग, अभिभावक शिक्षक सहयोग। साथ सहयोग, अभिभावक शिक्षक सहयोग, सहयोगात्मक विधियों को प्रोत्साहित और समर्थन करना, टीम भावना प्रदर्शित करना और साथियों के साथ अच्छा सहयोग करना, उनके साथ विचार साझा करना, प्राचार्य प्रबंधकों के साथ नई योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग देना, विशेष आयोजनों और गतिविधियों के लिए पहल का प्रदर्शन। अग्री है सब? यहाँ सहयोग की अपेक्षा होती है टीचर से। मीनाक्षी मैडम। जी सर। हेलो, हाँ, इसको है ना रीकैप के रूप में ही हम रखते हैं, क्योंकि इसके जी ऊपर तो पूरा वेबिनार जी आपने लिया ही है। जी तो क्योंकि आज का हमने जो डिस्कशन किया था, आज का जो आपको वो जी मूल्यांकन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पानी है, दे दो, इनके गिलास लिए में बहुत दवाई करा दो जरूरी है। हमारी। जी। हाँ। नीरज जी प्लीज आगे चलिए, मैं इसको शॉर्ट में रिकैप कर देती हूँ। नेक्स्ट है विषय ज्ञान। टीचर अपने सब्जेक्ट में कितना निपुण है और उसको कितना अच्छे से प्रभावी ढंग से बच्चों तक पहुंचा सकता है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स लगा के, जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसको डिटेल में दिया हुआ है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। पाठ का कार्यान्वयन, जब टीचर क्लास में जाता है तो जितनी प्लानिंग की है उस प्लानिंग को कितना प्रैक्टिकल रूप से उसको पूरा कर पाता है, ठीक है, ये उसी चीज को डिटेल में दिया हुआ है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैम रुकते हुए थोड़ी एक 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 रजनीश बार जी पढ़ ले। एक्चुअली, रजनीश जी आपकी बात एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए क्योंकि ये हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। आज के लिए जो मैंने ऐड किया है वो मतलब ऑलमोस्ट 8:39 हो गया है। आप डिस्कस करना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, चलिए चलिए आगे। मैं पीडीएफ आपके हम तो साथ शेयर आपसे बाद में करूंगी। कर लेंगे। मैं हाँ, पीडीएफ शेयर करूंगी आपके साथ, और चाहें तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। ये कक्षा ये प्रबंधन, जो ये जो है ना, वो ऑलरेडी पिछले बार का वेबिनार का रीकैप है। ये जो लास्ट ईयर हमने किया था ये वही स्लाइड है सारी, और ये काफी लंबा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जाने की कोशिश कर रही हूँ। कक्षा प्रबंधन, टीचर अपने क्लास में कैसे कंट्रोल करती है, कंटिन्यूअसली अपना कंट्रोल अपने बच्चों पे कैसे बनाए रखते हैं, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है प्रभावी संचार। टीचर अपनी बात कितनी इफेक्टिवली बच्चों को पहुंचा सकती है, या पेरेंट्स तक पहुंचा सकती है, या मैनेजमेंट तक पहुंचा सकती है। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। विद्यार्थियों की उपलब्धि, टीचर जब पढ़ाती है तो बच्चों के साथ
जो मतलब टारगेट उन्होंने सेट किए वो बच्चे उसको कितना पूरा कर पा रहे हैं, और प्लस जैसे टाइम चेंज हो रहा है टीचर कितनी टेक से भी उसके साथ बनती जा रही है, क्योंकि बच्चे आजकल ज्यादा स्मार्ट है, स्मार्टफोन यूज करके बच्चों की स्मार्टनेस बढ़ गई है, तो टीचर अपने आप को अपडेट रखती है कि नहीं बच्चों के साथ। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास की ओर झुकाव। टीचर कितना प्रोफेशनल हो चुके हैं, कितनी जो नई चीजें इन होती है उनके सब्जेक्ट में या टीचिंग में, उसको टीचर कितना अपने उससे जोड़ती है और कितना प्रोफेशनली लेती है अपने काम को। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। ये लास्ट था। अन्य कौशलों में रुचि। टीचर अपने टीचिंग के अलावा जो अदर क्वालिटीज है, जो अपने शौक है, उसको कितना यूज करती है, स्कूल के लिए उसको कितना डेडिकेटली यूज करती है। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है मूल्यांकन के तरीके। हमने ये सारे मूल्यांकन के पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए थे। फिर मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से थे? कक्षा अवलोकन, हम क्लासरूम उनका ऑब्जर्व करके देखे। निर्देशात्मक कलाकृतियां, जब हमने कुछ उनको बताया है और टीचर ने अपने उसको बनाया है, बच्चों को बताने के लिए टीचर क्या नई चीजें बनाते हैं, क्या नए तरीके ढूंढते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन, बाकी टीचरों के साथ किस तरह से उनका बिहेवियर है, बाकी टीचर उनके बारे में क्या सोचते हैं या वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। स्व मूल्यांकन, टीचर अपने आप को कहाँ पे रखता है और अपग्रेड कितना करके बताता है, जब उनको उनकी गलतियां बताई जाती है तो उसको किस तरह से लेते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं और कितना अपग्रेड करते हैं अपने आप को। और उसके बाद छात्र सर्वेक्षण और रेटिंग, कि बच्चों से जब पूछा जाता है, बच्चों से आपको बहुत सारे फीडबैक, पेरेंट्स से बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं, उनके हिसाब से हम अपने मतलब पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर टीचर्स को जब मार्क करते हैं तो कितना मिलता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं टीचर्स के इवेल्युएशन करने के। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट पे एक हमने ये पूरा आपके साथ शेयर किया था कि किस किस पॉइंट पे हम टीचर का करेंगे। जी, कैटेगरी हमने बनाई थी इसके अंदर। जनरल कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी के अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड और कंडक्ट, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने मंथली रखी थी, उसका मोड कैसे होगा, किस तरह से, तो स्कूल टाइम पे पहुंचते कि नहीं, अपनी क्लास में टाइम पे पहुंचते कि नहीं हर रोज, तो उसका अटेंडेंस रजिस्टर से, और ड्रेस कोड और उनके कंडक्ट प्रिंसिपल के थ्रू था। देन टीचिंग स्किल्स में उनके सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, लेसन प्लानिंग कितना करते हैं, टीएलएम कितना बनाते हैं, टेक्निक्स या मेथड पे क्या नया यूज करते हैं, है ना, उसके अंदर भी पूरा डिटेल में दिया था। देन है ट्रेनिंग, जैसे जेएसएस की ट्रेनिंग होती है वो लेते हैं कि नहीं, अपना डेली वर्क करते हैं कि नहीं। देन अदर ट्रेनिंग, उसके अलावा कोई ट्रेनिंग या कोई अपनी तरफ से कोई अलग से इंक्लूड करते हैं अपनी तरफ से कुछ। देन एडमिन ड्यूटीज, जब टीचर्स को ड्यूटी दी जाती है एक्सेप्ट स्टडी मतलब टीचिंग, तो वो होता है प्रेयर की ड्यूटी या एग्जामिनेशन ड्यूटी या एक्टिविटीज की ड्यूटी, तो वहां पे कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए हम लोगों ने मार्किंग किया था। ठीक है, नीरज जी प्लीज थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे। लास्ट है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर स्पोर्ट्स में टीचर कितना इन्वॉल्व होता है, कल्चरल एक्टिविटीज में कितना होता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन में उसका किस तरह से पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, उसके पिकनिक टूर और विजिट्स में किस तरह से पार्टिसिपेशन होता है। तो ये सारे क्राइटेरिया हमने तय किए थे। कब कब होगा, मंथली उसका है, मंथली वीकली, मोस्टली मंथली एनुअली आता है, मतलब पिकनिक वगैरह एनुअली होता है। उसके बाद किस हिसाब से करेंगे, हम जेएसएस का डाटा यूज करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे या स्कूल के रजिस्टर यूज होंगे, और कितने मार्क देंगे, ये हमारा 100 मार्क का था। किसी को याद है? अरुण जी ने यूज किया है, और किसी ने यूज किया था इसको? ठीक है, मैं ये जो एक्सेल शीट है ये भी आपके साथ इस वेबिनार के बाद शेयर करूंगी, जो लास्ट ईयर वाली है। अभी हम आज के इस पे चलते हैं। ये हमने लास्ट ईयर टीचर्स के इवेल्युएशन का सीखा था। अब है असेसमेंट, बेसिकली जो स्टूडेंट का होता है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली 6 तरीके हैं। एक है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक, मतलब जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, आप लोग रिजल्ट किस तरीके से बनाते हैं, जो एनुअल रिजल्ट बनता है वो आपका किस बेसिस पे बनता है?
प्लीज कोई मुझे बताएंगे। एनुअल रिजल्ट आपका सिर्फ एनुअल एग्जाम पे या बाकी सारा कुछ कैलकुलेट करके? क्वार्टरली, हाफ ईयरली का भी रहता है उसमें, क्वार्टरली जी का भी रहता है। हर साल में इसका फॉर्मेट तय हो जाता है, मंथ के कुछ सीसी मार्क्स वगैरह, या फिर क्वार्टरली या किसी सेशन में हाफ ईयरली, और कोई भी 3-4 महीने का इस तरीके से बना के उसका अधिभार निकाल के, परसेंटेज निकाल के, और उसका फिर पूरा समअप, जिसको हम समेटिव कह सकते हैं, योगात्मक उसका जी पूरा बनाते हैं। जी ये असेसमेंट का हम लोग का प्रकार होता है। जी जी, थैंक यू। सभी लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। मैं हमारे यहाँ जो होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे यहाँ टोटल 3 एग्जाम होती है साल में। पहली एग्जाम होती है 50 मार्क्स, उसको फर्स्ट टर्म 3 महीने या 4 महीने के बाद होती है। सेकेंड एग्जाम अगले 3 महीने के बाद होती है, वो भी 50 मार्क्स। थर्ड एग्जाम जो फाइनल एनुअल एग्जाम होती है वो 80 मार्क्स। और उसके अलावा 20 हम इंटरनल देते हैं। उस 20 इंटरनल के अंदर हम लोग 10 मार्क्स जो होते हैं, हर वीकली बच्चे का एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। तो ऑलमोस्ट 3 महीने में एक बार एक सब्जेक्ट की बारी आती है दोबारा वीकली टेस्ट की। तो साल भर में कम से कम 4 टेस्ट होते हैं बच्चे के हर सब्जेक्ट के। तो उसको 25 मार्क्स का होता है, तो ऑलमोस्ट 100 मार्क। तो उस 100 को 10 में रिड्यूस कर देते हैं, तो 10 इंटरनल वो हो गए। उसके अलावा दूसरे 10 इंटरनल के अंदर ऐसा होता है 5 मार्क्स उनके क्लास वर्क होमवर्क के, और 5 मार्क्स उनको साल भर में सब्जेक्ट के लिए जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिए टीचर ने, उसको वो किस तरीके से करते हैं। तो वो 20 इंटरनल इस तरीके से। तो हम करते हैं 50 50 80 20, ठीक है। तो 200 हुआ, उसको रिड्यूस करते हैं 100 पे। तो ये हमारा समेटिव हुआ, जब हम बहुत सारी चीजों के एग्जाम्स लेके उसके मार्क्स देके हम सब लोग ये समेटिव अभी यूज कर रहे हैं, राइट। अभी जो एनईपी बता रही है, दे वांट फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। किसी में प्रोजेक्ट होता है, किसी में ओरल बच्चों को बोल के बताना होता है, जैसे लैंग्वेज होगा तो दे आर सपोज टू स्पीक और सिंग, ठीक है। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना होता है, कुछ वर्किंग मॉडल बनाना होता है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो कंटिन्यूअसली इन पे असेसमेंट होता है और इन सारे मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। मोस्टली हमारे जो केजी सेक्शंस के रिजल्ट होते हैं ना, हम उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट लेके उसके मार्क्स लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारा केजी का रिजल्ट कम से कम 2 पेज का 3 पेज का बनता है ना। उसमें उसके अंदर हम मार्क्स नहीं लिखते हैं, गुड, इम्प्रूवमेंट, कैन डू बेटर, एक्सीलेंट, हम इस तरीके से उसके अंदर करते हैं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि बच्चा किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, कितना काम अपने आप कर पाता है। क्योंकि जैसे नर्सरी जूनियर केजी में आते हैं, शुरुआत में लिखना नहीं आता है, पेंसिल होल्डिंग नहीं आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चा कैपेबल हो जाता है। तो वहां इवेल्युएशन में हर 3 महीने के बाद डिफरेंस आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर, कि उन सारी चीजों को बच्चा कैसे लिखता है, कैसे बोलता है, कितना पार्टिसिपेट करता है, कितना आंसर करता है, कितने क्वेश्चन करता है, फिजिकली कितना एक्टिव है, ग्रॉस मोटर स्किल कितनी अच्छी है, फाइन मोटर स्किल कितनी अच्छी है, हर एक चीज पे उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है। हम लोग केजी सेक्शन में हम लोग ये करते थे कि बच्चों का हर 3 महीने में उनका वेट करते थे और उनकी हाइट मापते थे। तो साल के शुरू में बच्चे की हाइट और वेट कितना था, और साल के एंड में, क्योंकि ये जो अप टू 6-7 ईयर्स जो एज होती है, उसमें हर 3 महीने में बच्चों की डेवलपमेंट में चेंज दिखता है। तो ये सारी चीजें मतलब उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर कैलकुलेट होती है। और स्पेशली मेरे हिसाब से तो अप टू 5th स्टैंडर्ड ये सारी चीजें यदि कैलकुलेट हो तो हम बच्चों का एक बेटर मतलब रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उसके बाद होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नीरज जी प्लीज आप नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट के कितनी चीजें हो सकती है, इसमें पोर्टफोलियोज मतलब बहुत सारे अलग अलग वर्कशीट्स बना के, कुछ एक्टिविटीज करके, जहाँ पे सिर्फ कलर करना है, कुछ पॉइंट आउट करना है, कुछ मैच करना है ना, इस तरह के पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे मार्क हो सकता है। ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मिला के कुछ काम दिया। प्रोग्रेस रिपोर्ट, उन जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में डिस्कस किया किस किस चीजों को हम लेके प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं। क्लास डिस्कशन, क्लास में बच्चा कितना इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन आंसर में, पूछने में। उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट टिकट्स, इसमें मतलब बच्चे जब आते हैं और जाते हैं किस तरह से किसी भी चीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो ये कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं। देन शॉर्ट एंड रेगुलर क्विजेस,
छोटे छोटे क्विज टीचर 2-4 क्वेश्चन तैयार करके, पिछले वीक में हमने क्या किया, जैसे हमारे यहाँ आज ही मेरे केजी के प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे कि मंडे टू थर्सडे जितनी पढ़ाई की है, फ्राइडे को उन चीजों की एक्टिविटी दी जाए और बच्चे उसको करें, ताकि समझ में आए कि बच्चों ने 4 दिन में क्या सीखा। वो टीचर भी इवेल्युएट कर सके बच्चे को और बच्चे भी अपने आप को इवेल्युएट कर सके कि हाँ ये टीचर ने मंडे को सिखाया था, आज हमको करने को दिया है। तो इस तरह के कुछ क्विज और कुछ एक्टिविटीज हो सकती है जिससे इवेल्युएट, तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई होप क्लियर है सबको। यस मैडम जैसे मंडे को सिखाया और 4 दिन बाद यदि अपन पूछेंगे तो उसको रिवीजन कराना पड़ेगा कि ऐसे ही डायरेक्ट ही उससे पूछेंगे तो बताएगा? अनिल जी, यदि मंडे को करवा के आप यदि फ्राइडे को पूछते हैं तो रिवीजन की जरूरत नहीं है। यदि हम महीने भर बाद पूछते हैं हाँ। तो रिवीजन की जरूरत होती है। ये जी जी। फ्राइडे करवाने का एम ही ये है कि एट द एंड ऑफ द वीक बच्चे का एक बार रिवाइज हो जाए तो वो पक्का हो जाता है। हाँ, वो एक्टिव भी बना रहेगा। हाँ, वो एक 171 रूल पता है आपको? हाँ कोई हाँ। भी चीज यदि बच्चे को याद करवानी है तो एक दिन के जी बाद उसको रिपीट करो, 7 दिन के बाद रिपीट करो और 1 महीने के बाद रिपीट करो, तो वो चीज जी बच्चा कभी नहीं भूलेगा। और हमारे मंथली टेस्ट जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जी। महीने में के एक बार रिवीजन हो जाए पूरा। थैंक इसको यू। 171 रूल बोलते हैं। जी जी। जी। नेक्स्ट पे चलूं मैं? ओके। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक करना मतलब डायग्नोस करना मतलब पता लगाना कि प्रॉब्लम कहाँ है ना। कई बार ऐसा होता है कोई एक टेस्ट हो गए, उसके रिजल्ट आ गए, लेकिन उसके रिजल्ट यदि खराब आते हैं तो कहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैंने इंग्लिश ग्रामर में 2 चैप्टर का टेस्ट लिया, मैंने नाउन का लिया और एडजेक्टिव का टेस्ट लिया। अभी उसमें मुझे रिजल्ट खराब आए, अभी मुझे देखना है कि बच्चे कौन सा चैप्टर नहीं समझे, तो मैं अभी सिर्फ एक नाउन का लेके एक टेस्ट बना दूंगी और एक एडजेक्टिव का लेके टेस्ट बनाऊंगी और फिर मैं उसके रिजल्ट कंपेयर करूंगी। देन आई कम टू नो कि किस जगह बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या पर्टिकुलर किस तरह के क्वेश्चन, जैसे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं सब्जेक्टिव नहीं करते हैं। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे क्विज बनाए जा सकते हैं। जर्नल एंट्रीज बच्चों से पूछ के उनके आंसर्स जो है उसको हम जनरल नोट डाउन करके रख सकते हैं। स्टूडेंट से इंटरव्यूज कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कुछ एक क्वेश्चंस और उनसे जवाब जान सकते हैं, उनसे एक जनरल उनका क्या व्यू है, क्या उनको समझ आया वो बता सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम डिस्कशन, क्लास में ओपनली कोई एक टॉपिक दे के डिस्कशन किया जाए तो बच्चे क्या सोच रहे हैं वो पता चल जाता है। देन ग्राफिक और मतलब माइंड मैप या फ्लो चार्ट्स बना के कुछ चीजें, कुछ एक क्वेश्चन दे के देन उनसे आंसर आए उसको आप लिखते जाइए, ड्रॉ करते जाइए, तो पता चलेगा कि बच्चे उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को कितना समझे है उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करके। तो ये एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है और ये हर टीचर को अपने सब्जेक्ट के लिए आना चाहिए। ठीक है, इज इट ओके? क्लियर है सबको? जी, नेक्स्ट पे चलेंगे नीरज जी। एक है एब्सेटिव असेसमेंट। एब्सेटिव असेसमेंट मतलब क्या होता है, जनरली हम असेसमेंट करते हैं, हम एक क्वेश्चन पेपर बना दिया, एक दे दिया और उसके ऊपर बच्चों को करना होता है। लेकिन एब्सेसिव असेसमेंट में ऐसा होता है कि एक बच्चा अपने ही आप से कंपेयर किया जाता है, उसको किसी दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता है। उसकी फर्स्ट टेस्ट में मैथ्स में मार्क्स यदि 5 आउट ऑफ 10 थे और दोबारा यदि उसको 6 आउट ऑफ या 7 आउट ऑफ 10 आया है, मतलब उस बच्चे ने इम्प्रूव किया है। यदि वो 5 से 4 पे पहुंच गया तो उसने अपने आप में डिक्रीज किया है। तो ये उसी बच्चे का कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है, लास्ट ईयर ऐसा करता था, इस साल ऐसा है। ये चीज पर्टिकुलर स्टूडेंट की खुद के काम से इवेल्युएट की जाएगी, किसी और से कंसिडरेशन नहीं होता है। यदि एक बच्चा पहले 2 मार्क लाता था और अभी 4 लाने लगा है, मतलब उसका डबल हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही दूसरा बच्चा 8 लाता था और 6 पे आया तो वो 6 मार्क उसके लिए गलत है। मतलब 4 मार्क एक के लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन 6 मार्क दूसरे के लिए खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, उसका अपना ग्रोथ कितना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं होता है, उसके खुद से कंपैरिजन होता है। इसको बोलते हैं रिसेप्टिव असेसमेंट। और ये जनरली टीचर्स क्लास में करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ डायरी के अंदर बच्चों के मार्क्स लिखना है, वीकली टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो एक ही जगह पे पेज पे लिखे जाते हैं।
तो वहां पे इवेल्युएशन हो जाता है। जैसे ही डायरी का पेज खुलता है अगली बार टेस्ट में, तो टीचर पिछला देखते हैं कि लास्ट टाइम इतने, मैं भी खुद बच्चों को बताती हूँ कि लास्ट टाइम आपके इतने थे और आपके इस बार इतने मार्क्स है, तो जो डिफरेंस है उसका क्या, यदि बच्चे ने इम्प्रूव किया है तो उसको शाबाशी देती हूँ, यदि डिक्रीज किया है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम आपको इससे ज्यादा करना है, या उनसे पूछती हूँ कि कहाँ तकलीफ थी। ठीक है, दिस इज इसेप्टिव असेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर है? ओके, नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी थोड़ा एक बार पीछे जहाँ पे पांचों नाम थे वहां ले लीजिए। दो और है, उसको मैंने लिखा है, उसको हम ज्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं करें, बट आई वांट टू नो यू कि आप लोग उसको जाने। इसके ऊपर और ऊपर, एक और ऊपर जी। यहाँ पे दो और है, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, मतलब मानक संदर्भित मूल्यांकन, जिसको हम जैसे JEE और नेट और ये बोलते हैं कि मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। ये असेसमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है। जनरली कई बार टीचर भी क्लास में, हमने 2-3 बार पढ़ा लिया, 2-3 बार हो गया टेस्ट, उसके बाद टीचर एक क्लास में अनाउंस कर देती है कि मैं नेक्स्ट टाइम टेस्ट लूंगी, सबको मिनिमम 8 मार्क 10 में से आने चाहिए, इससे कम किसी का नहीं चलेगा। तो ये होता है मानक से एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देते हैं कि इतना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस। यहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर एक लेवल तक यदि बच्चा क्लियर कर लेता है तो दैट इज फाइन। जैसे यदि आप लोगों ने अपना लाइसेंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी हो, कंप्यूटर पे आजकल जो होती है, यदि आपका पुराना लाइसेंस है शायद आपने नहीं दी होगी, मैंने बच्चे ने दी तो मुझे पता है, वहां पे 20 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, आपको करना होता है, वो रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स होते हैं। 11 क्वेश्चन तक आप पहुंचते, यदि आप उसमें से आउट ऑफ 20 आपके 11 सही होने चाहिए। यदि आपका बीच में एक आध गलत भी हो गया, आप 12-13 पे पहुंचे, वहां पे आपके 11 कंप्लीट हो गए, तो वहां पे टेस्ट खत्म हो जाता है, आपको उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं क्राइटेरियन। क्राइटेरिया पहले से तय होता है कि इसमें इतना आना चाहिए, वहां तक आ गया, उतना कर लिया, उसके बाद उसको आगे अटेंड करने की जरूरत नहीं, मतलब बच्चे ने वो एक पार कर लिया है कि इतना आया तो काफी है। दिस इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफर्ड। आई होप क्लियर है। ये से 6 तरह के होते हैं टेस्ट। नीरज जी प्लीज अभी नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये स्टूडेंट के टेस्ट हो गए। अभी एक जो मैं आपको आगे बता रही हूँ, ये एक है, मतलब मैंने 3-4 अलग तरह के तैयार किए हैं। ये किस तरीके से है, इससे स्टूडेंट्स का पता चलता है, टीचर्स का पता चलता है, और ये एक तरीका है जिससे हमारे स्कूल का ओवरऑल ग्रोथ जो है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, रिजल्ट आया 10th का या 12th का, तो हर एक टीचर के नाम से इस तरीके से बनता है। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए, ऊपर स्टैंडर्ड सेक्शन ईयर लिख दिया। ठीक है, सपोज 10th स्टैंडर्ड का है इस बार का, ए सेक्शन का 2024-25 का रिजल्ट है ये। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब्जेक्ट लिखे हुए, उसके सामने कौन टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका नाम लिखा होता है। उसके आगे कितने बच्चे उस सब्जेक्ट में पास हुए, कितने बच्चे उसमें फेल हुए, टोटल कितने बच्चे हैं, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिजल्ट कितना रहा। टोटल रिजल्ट स्कूल का शायद 90, 95, 85 जो भी आया हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट था, कि मैथ्स में सारे पास हो गए या इंग्लिश में 2 फेल हो गए, तो वो इंग्लिश का रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टीचर, यहाँ पे दोनों चीजें टैली हो जाती है कि किस क्लास में। अभी यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, जब जैसे हमारे यहाँ पे ए सेक्शन, बी सेक्शन में, ये मेरे नजर में हमेशा आता है कि जब वीकली टेस्ट होते हैं, जब मार्क्स सामने आते हैं, तो ABC तीनों की मार्कशीट में साथ में टैली करती हूँ। तो ए सेक्शन में किसी एक सब्जेक्ट में 5 बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन बी सेक्शन में उसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर सेम है, वहां पे 15 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ है, वहां प्रॉब्लम ढूंढना होता है कि टीचर का प्रॉब्लम है या बच्चों का प्रॉब्लम है, टीचिंग का मेथड का कहीं पे प्रॉब्लम है, तो वो वहां ढूंढना पड़ता है कि इस सब्जेक्ट में इस क्लास में क्यों है। अभी उसी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को ना लेके उस क्लास के दूसरे किसी सब्जेक्ट के जब रिजल्ट टैली करते हैं कि भाई इंग्लिश में ए क्लास में 5 बच्चे फेल थे, बी में 15 थे, लेकिन मैथ्स के अंदर ए में 2 है और बी में सिर्फ 3 ही है, तो बच्चे सिर्फ इंग्लिश में कमजोर है, मैथ्स में नहीं है उस क्लास के। तो ये कंपैरिजन इस तरीके से चलता है। यदि आप इस तरीके से एक बनाते हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज भी कंपैरिजन हो जाता है, टीचर वाइज भी, क्लास वाइज भी, तो आप सबको इवेल्युएट कर सकते हैं यदि आप एक कंपैरेटिव लिस्ट
अब ये मैंने अपने हिसाब से एक रफली लिखे हैं, इसको आप आपके स्कूल में आपको किस लेवल पे लेना है आप उसको कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत इजीली तैयार होती है शीट। नीरज जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ पास और फेल को लिया था। नेक्स्ट वाले मैम में मैंने मैम जी ये जी जो जी पिछला आपने लिया था, इसमें अपन को जैसे प्रत्येक क्लास का अपन ने बनाया है, फिर प्रत्येक टीचर का भी तो इसी से निकल आएगा ना। जी और फिर बिल्कुल टीचर कौन सा टीचर के सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा, ये बहुत काम की चीज है। आपने जो जी बिल्कुल इसके पहले बहुत ही जी। अधिक काम की चीज है वो। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, आपको टीचर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, टीचर का इवेल्युएशन यहीं पे हो जाता है कि आपकी क्लास के कितने बच्चे पास हो सके इस सब्जेक्ट में। पता ये मैं चलता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है एक्चुअल में, और रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। हम जरूर कह रहे हैं कि एजाल रिजल्ट जैसे हमारे यहाँ अच्छा रहा, जी जैसे इस बार 5, 8, 10 सभी विषय के बोर्ड परीक्षाओं कक्षा में, में। तो जी ये पता चलता कि सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए। वो बहुत अच्छी चीज। मैम ये भेजिएगा। जी बिल्कुल भेजती हूँ। इसको तो मैंने अभी इसमें पीडीएफ में बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको यदि एक्सेल में डालेंगे तो आपके सारे कैलकुलेशन होके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। जब फॉर्मूला डालते हैं तो इजीली हो जाता है वो। अभी ये उसी का जी दूसरा एक तरीका है। यहाँ पे हम जैसे ABCDE कैटेगरी, इसमें ये होता है कि 20-20% के ऊपर होती है। 80 से 100% वाले बच्चे वो ए ग्रेड में आएंगे, जो ग्रेड हम देते हैं, है ना। 61 से 80 वाले बी में आएंगे, 41 से 60 वाले सी में। तो वैसे ABCDE ग्रेड्स होते हैं। तो क्लास के बच्चे, कितने बच्चे किस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, हम ये भी एक सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज ये भी इसको एक कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है इसका। जब हम ग्रेड सिस्टम से, तो आपको पता चलेगा कि ए ग्रेड में पूरी क्लास में कितने बच्चे सारे सब्जेक्ट में बैठते हैं। एक सब्जेक्ट वाइज भी कंपैरिजन हो जाता है बच्चों का, और क्लास वाइज भी, ग्रेड वाइज भी हो जाता है। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये एक और कंपैरिजन है, वो हमने एक ही क्लास के सब्जेक्ट वाइज किया था। यहाँ पे अलग अलग क्लास के बीच में टोटल रिजल्ट को लेके कंपैरिजन कर सकते हैं आप। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ठीक है। उसका जो टोटल रिजल्ट आया, उसमें 80% से ऊपर वाले बच्चे कितने, ए ग्रेड वाले, बी ग्रेड वाले कितने, सी ग्रेड वाले कितने। तो एक लेवल पता चलता है। जनरली ये होता है कि छोटी क्लास होती है, उसमें बच्चे 90-95%, फर्स्ट रैंकर होगा उसका 99%। इस बार मेरे यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड 100%। मैंने टीचर से बोला कि मुझे पेपर दिखाओ, टीचर बोलते हैं आप पूरे उसके सारे पेपर कहीं भी देख लो, एक गलती नहीं मिलेगी। आई डोंट, कहीं एक गलती, तो लिटरली उसकी बच्चे की एक भी गलती कहीं नहीं निकली फर्स्ट स्टैंडर्ड में। 100% उसके मार्क्स है। तो ये एक, और वही चीज जब हम 6-7 स्टैंडर्ड के अंदर होता है, तो 80% या 85% वाला बच्चा फर्स्ट होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। तो ये एक कंपैरिजन होता है। तो ये आप जब क्लास वाइज इसको कर सकते हैं कंपैरिजन, ग्रेड वाइज टोटल रिजल्ट। इसको हम ईयरली भी कर सकते हैं, हम क्वार्टरली भी कर सकते हैं। आपके जो जितने एग्जाम है उसके हिसाब से आप इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे एक चलेंगे। एक हाँ क्वेश्चन जी है मैम मेरा। जी 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 संजय जी। मैम कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो फेल हो जाता है, लेकिन हमें उसको पास करना पड़ता है पेरेंट्स की संतुष्टि के लिए कि प्राइवेट स्कूल में है तो उसको हम फेल कैसे करें। तो इसमें टीचर्स का एवेल्युएशन कैसे किया जाए। वो बच्चा फेल, शायद दूसरी क्लास में भी कोई बच्चे फेल हो जाते हैं और वो टीचर इंटेलिजेंट है, अच्छा है, वो सबसे अच्छा टीचर है, लेकिन क्लास में बच्चा फेल हो गया, उसके सब्जेक्ट में भी फेल हो गया, तो उसका एलिवेशन कैसे करें। संजीव जी, उसमें मैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ व्हाट आई डू। मैं जब करती हूँ तब जितने बच्चों को जिस तरह से हमको पास करना पड़ा, मैं उन लोगों की ओरिजिनल मार्कशीट अलग रखती हूँ, और जो हमने पास करके दी वो मार्कशीट अलग रखती हूँ। तो अब मुझे कौन से इवेल्युएशन में कौन सी मार्कशीट यूज करनी, कौन से मार्क यूज करने, वो मेरे पे डिपेंड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट पेरेंट्स के को कैसे रूल। बताएंगे। जी 2 मार्कशीट बनाते हैं आप। हाँ जी, हम जिसको पहले पेरेंट्स को सी अप्रूव कौन। से करते हैं, जैसे पास करते हैं, जिसको हमने पास पहले किया, जैसे गवर्नमेंट के रूल है 1 to 4 में फेल नहीं करना है, 5 में हम फेल कर या सकते हैं, 6-7 में फेल नहीं करना है।
8 में कर सकते हैं, 9 में नहीं करना है, 10 में कर सकते हैं, राइट? ये हमारे जो रूल्स है। तो मैं जब 1 to 4 के बच्चे थी, उनके कोई बच्चे फेल है और उनकी दोबारा मार्कशीट बननी है, तो जो रेगुलर मार्कशीट है वो तो एक बनेगी, उसका प्रिंट आउट निकलेगा, उसके बाद उसकी नई मार्कशीट बनेगी, उसकी एक जेरोक्स निकलेगी और वो पुरानी जो फेल मार्कशीट है उसके साथ लगेगी। तो दोनों मार्कशीट एक साथ रहती है, और बच्चे को जो दी जाएगी वो हमने पास करके दिए वो मार्कशीट देंगे, लेकिन मेरे पास मेरे रिकॉर्ड में दोनों मार्कशीट रहेगी। तो जब मुझे इवेल्यूशन करना है तो मुझे सही आंकड़ा मिलेगा। पहली एक बार कॉपी जचती है सीट से और एक बार जचती है पेन से, हाँ और जी, फिर एक बार रिजल्ट शीट बनती है वो स्कूल के लिए, और एक बार मार्कशीट बनती है वो अभिभावक के लिए। जी। एक्चुअली 30-35 लोगों की क्लास है, शायद 3 या 4 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी दोबारा मार्कशीट बनेगी, पूरे क्लास की तो नहीं बनेगी, बिल्कुल। है ना? मेरे पास 1250 बच्चे में से मेरे पास हार्डली 30 या 40 ऐसी होती जो बनती है दोबारा, तो वो 30-40 की मैं कॉपी रखती हूँ। अगर इसको पैटर्न को मंथली अपनाया जाए, जो हम लोग सीसी पैटर्न पे मार्क्स लिस्ट क्रिएट करते हैं उसका मंथली एवेल्युएशन करें, तो हमें बाद में ये नई मार्कशीट और दूसरी मार्कशीट बनाने का झंझट ही नहीं रहता। सही बात क्योंकि है। ये काम है रेगुलर बेसिस, ये ईयरली बेसिस नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको एवेल्युएट करें तो जो कमजोर बच्चे हैं उनके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अदरवाइज अंतिम अवस्था में करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जी, बिल्कुल तो सही बात है। इसकी आवश्यकता है हर महीने अगर आप टेस्ट लेते हैं या वीकली टेस्ट लेते हैं तो उसको इवेल्युएट करें, जिससे कि आपके धीमे धीमे कमजोर बच्चे उससे ऊपर अपग्रेड होते जाएं। मैम इसमें हमारे टीचर यहाँ को इसी भी। सिस्टम से होता है कि मंथली पूरा टेस्ट होता है, और मंथली टेस्ट में पहले उसका मूल्यांकन होता, दोबारा उसकी परीक्षा करते और उसको पास करते। और ये जो आपने बताया ना पूरा सेटअप यही है, लेकिन कुछ चीजें आपने जो मूल्यांकन का ये सीट बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि हमको कैसे पूरा निचोड़ कहाँ से आएगा, ये जी, वो। इससे क्या होता है, हमको एक पूरा पिक्चर समझ में आ जाता है कि कहाँ पे जरूरत है काम करने की। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हमने अभी जो किया वो एकेडमिक का किया था। इसके बाद दूसरा हमारा आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना? हमारे यहाँ पे जिस तरीके से बनता है, ये मैंने आपको एक दिया, हमारे यहाँ तो पूरा मीडियम वाइज भी बनता है, पूरा इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों, पूरा सबके क्लास साथ में। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी। ओल्ड स्टूडेंट कितने थे, मतलब ये जो हमारा साल खत्म हुआ तो ओल्ड स्टूडेंट कितने थे, उसके बाद कितने एलसी गए क्लास वाइज, ईच एंड एवरी क्लास वाइज कौन से क्लास में से कितने एलसी गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जब एलसी फॉर्म आता है मेरे पास साइनर, हमारे एक प्रिंटेड फॉर्म है एलसी का, उस फॉर्म के अंदर लिखा होता है रीजन। पेरेंट्स को लिखना है कि वो किस रीजन से एलसी ले रहे हैं, वो मतलब ट्रांसफर हो रही है इसलिए जा रहे हैं, या सेटिस्फाइड नहीं है स्कूल से इसलिए जा रहे हैं, या मीडियम बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, या बच्चा क्लास में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, स्कूल का टाइमिंग उनको नहीं सूट हो रहा है क्योंकि हमारी दोपहर की स्कूल है। तो पेरेंट्स क्लियरली रीजन लिखते हैं और प्रिंसिपल साइन करते हैं, और उसके बाद सीईओ साइन करते हैं, 2 बार उसके ऊपर साइन होती है, उसके बाद एलसी तैयार होता है। एलसी डायरेक्ट तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे जब रीजन होता है, तो जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास यदि पेरेंट्स आते हैं, मेरे पास कई बार पेरेंट्स होते हैं क्लियरली लिख के आते हैं कि टीचर्स बिहेवियर, तो मैं उनसे पूछती हूँ कौन से टीचर ने क्या बिहेवियर किया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप एलसी तक पहुंच गए तब तक। तो काफी सारी चीजें हैं जो इनसे, और एक आपके पास हमेशा के लिए वो रहेगा, मतलब डेटा रहता है कि आपके बच्चे किस वजह से जाते हैं। हमारा जो एक मतलब सबसे ज्यादा कंसर्न है वो यही है कि बच्चे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, या मतलब जो ड्रॉप आउट रेशो होता है वो क्यों बढ़ता है, तो ये एक हमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एलसी टेकन किस क्लास से होता है, जैसे मेरा अभी इस साल का हुआ कि मेरे यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ड्रॉप आउट रेशो ज्यादा रहा इंस्टेड ऑफ 6-7। तो वो क्यों, क्योंकि बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे स्ट्रेंथ के साथ, या बच्चे दोपहर का टाइम है वो टाइम को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। वो पहले जो केजी स्कूल में थे वो मॉर्निंग स्कूल के थे, और अभी दोपहर का टाइम हो गया तो दे आर नॉट हैप्पी विद इट। तो वो कुछ एक रीजन तो वो सामने निकल के आता है कि कहाँ पे ड्रॉप आउट रेशो है, किस क्लास से है, कितना है, पर्टिकुलर किसी क्लास से है, टीचर की वजह से है, या जो भी रीजन है वो यहाँ सामने आ जाता है। देन न्यू एडमिशन
कहाँ पे कितने हुए हैं किस क्लास में, ये भी एक आपको सामने मिल जाएगा। देन आपका टोटल आ जाएगा। इसमें ये होता है, ये आपने 1 साल के लिए बनाया, हर साल हमारे यहाँ ऐसे बनती, तो आप 2 साल की लेके सामने उसको कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारे कितने एलसी गए थे, इस साल हमारे कितने एलसी गए। रीजंस हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ये आपको अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए एक मौका मिलता है। हमारा स्कूल का पूरा एकेडमिक्स कैसा है, स्कूल की क्या मतलब एक मतलब जो गुडविल बनी है वो कैसी है, क्या रीजंस है, वो पता चलते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे यहाँ से एक बच्चा मई में एलसी लेके गया, नवोदय विद्यालय में उसको एडमिशन मिला था। मई में एलसी लेके गया, सितंबर में बच्चा वापस मेरे पास। वो नवोदय में नहीं रह पाया, उसको वहां पे नहीं एडजस्ट हुआ, वहां का तरीका नहीं समझ में आया, क्योंकि उसको यहाँ का तरीका समझ आया। वहां से जाके सब कुछ लेके वो वापस हॉस्टल की फीस भरी, सब कुछ करके देन ही केम बैक। तो ये हमारे लिए एक होता है, मतलब मैंने फिर निकाल के देखा कि ये क्यों गया था, फिर पता चला वो नवोदय के लिए गया था, वापस आया। देन क्यों, क्योंकि वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहा। यहाँ पे जो तरीका टीचर का एक्सप्लेनेशन तरीका है वो वहां उसको नहीं मिला। तो हमको भी अपना क्राइटेरिया पता चला, हम अपना लेवल पता चलता है कि हम कहाँ है और बच्चा कहाँ जाकर वापस आता है। इवन जो मैम एलसी थी। जी संजीव जी। आपका ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा फीस दिए बिना चला जाता है? जैसे पूरी प्राइमरी में तो टीसी की जरूरत नहीं रहती, आई थिंक सो, तो ऐसा केजी होता है क्या? सेक्शन, केजी सेक्शन में एलसी की जरूरत नहीं होती है, बट फर्स्ट हाँ ऑनवर्ड्स एजी जरूरत। हाँ, केजी सेक्शन में थोड़ा सा ये 2-3% रहता है, पर रहता है। हम लोग, हाँ रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीनियर केजी से फर्स्ट वाले हैं, तो हम लोग जनरली एग्जाम जब शुरू होती है ना उसके 10 दिन पहले एक स्लिप भेजते हैं पेरेंट्स को घर पे कि नेक्स्ट ईयर आई एम विलिंग टू कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू। तो पेरेंट्स उस पर टिक करके और साइन करके भेजते हैं, बच्चे का नाम लिखा होता है, तो हमारे पास पहले से पता होता है कि ये नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मैम, यहाँ पे तो सिग्नेचर भी कर देंगे, तो यदि उनको फीस जमा नहीं करनी है तो वो आएंगे ही नहीं, भले कंटिन्यू पे सिग्नेचर कर देंगे। अच्छा, हाँ या ये थोड़ा सा इशू है। वो केजी में 2-3% ऐसा रहता है, ज्यादा नहीं है, बट हम हाँ, लोग प्री कंफर्म प्राइमरी करवा क्लास में लेते हैं। रहता और हमारे यहाँ पे क्या है कि मेरी स्कूल में एडमिशन मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मैं हर रोज कम से कम 5-7 लोगों को ना बोल के भेजती हूँ, ये कंडीशन होती है। दिसंबर से शुरू होता है एडमिशन, हम लोग मई तक मुश्किल से खींचते हैं, तो जगह कम होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन वाला होता है। इसलिए भी हम लोग कंफर्म करते हैं, क्योंकि फिर बाद में सीट ना रह जाए, क्योंकि पीछे फिर एडजस्ट करना मुश्किल होता है। अब हमारा नहीं थोड़ा होगा सा ये सीन अलग है। प्रॉब्लम। जी अरुण संजीव जी। जी, अब नहीं होगा। अब प्रॉब्लम नहीं होगा टीसी वाला बच्चों का, छोटे बच्चों का भी, अगर आपने अपार आईडी अपने आप पे बना ली है तो। जी अब तो वो नर्सरी का बच्चा भी अगर अपार आईडी से आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो कलेक्टर भी नहीं कह सकता है कि आप उसको बिना फीस का नाम काट दो। वो जाएगा कहाँ? बस इसमें थोड़ा सा हमें कमिटेड होना पड़ेगा। जी दिलीप जी, इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे जब एडमिशन के लिए आते हैं ना, तब जो भी आया उसको चलो दे दिया, वो भी एक गलत होता है। हम थोड़ा सा अपने बार्स बना के रखे कि ऐसा होगा तो एडमिशन मिलेगा हमको। नो डाउट कि हमको उनको एडमिशन करना है, हमको चाहिए स्ट्रेंथ, लेकिन हम इजीली अवेलेबिलिटी बताते हैं ना, वो भी मेरे हिसाब से गलत है। हम थोड़ा सा उनको बताएं कि यहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल है, क्योंकि एक पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है, यदि उनको कंफर्म है कि मिल ही जाएगा। हमारे केजी सेक्शन से भी हम लोग जनवरी में उनको फॉर्म दे देते हैं, और फरवरी एंड में उनको फॉर्म सबमिट करना है फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए। यदि वो नहीं करते हैं तो उसके बाद हम उनको एडमिशन नहीं देते। इस साल ऐसा हुआ, 3 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, अप्रैल में मेरे पास आए, मैंने उनको लिटरली मना कर दिया कि मेरे पास अब सीट अवेलेबल नहीं है, मैं आपको फर्स्ट में नहीं दूंगी। काफी दिन तक उनको परेशान होना पड़ा। जब वो हमारे मतलब प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, तब मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि इन लोगों को जब टाइम दिया था तब इन्होंने नहीं भरा है, इसलिए अब मेरे पास एंड में सीट बचेगी तब मैं इनको एडमिशन दूंगी। नो डाउट मैंने बाद में उनको सीट बची तो उनको एंड में एडमिशन दिया, मैंने अप्रैल एंड में दिया। बट दे शुड ऑल्सो नो, मेरे ही बच्चे थे, मैं उनको नहीं जाने देती, लेकिन उनको मैंने 1 महीना पूरा टाइम दिया कि वो ढूंढे, पता लगाए कि एडमिशन कैसे मिलता है, उसके बाद मैं दूंगी। क्योंकि जब मैंने टाइम दिया था तब उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड हमको भी दिखाना पड़ेगा कभी कभी, जहां जरूरत होती है तभी वो लोग वैल्यू करेंगे।
क्योंकि यदि उनको लगता है कि इजीली अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। आई होप आप लोग अग्री है मुझसे। जी नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी ये सारे हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमने एकेडमिक का भी देखा, टीचर्स का भी इवेल्यूशन देखा जो शीट में है, स्टूडेंट का भी इवेल्यूशन देखा, हमारा क्लास वाइज भी इवेल्यूशन देखा हमने कि हमारे कौन से क्लासेस में, ये सारे तरीके से इवेल्यूशन हो गया। अब इनके बाद इनको हम कैसे रिव्यू करेंगे और उसको कैसे आगे प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये करना है कि आपको कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस किस एरिया में। जब हमको ये सामने रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है ना। अभी ये मैंने सिर्फ आपको इसके बताया, इसके अलावा आप लोग और किस किस पे कर सकते हैं। एक होता है स्पोर्ट्स पे। हमारे स्कूल के बच्चे जैसे आजकल स्टेट लेवल पे खेलो, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे खेलो गुजरात होता है, वैसे अभी मैं झारखंड गई थी तो वहाँ पे खेलो झारखंड। तो एवरी स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन्स होती है ना। खेल महाकुंभ होता है स्टेट लेवल पे, SGFI वगैरह करते हैं जो स्टेट के गेम्स एकेडमी होते हैं। उसमें कितने बच्चे मतलब कौन कौन से गेम में हमारे बच्चे विनर हुए, कितने लेवल पे विनर हुए, गोल्ड मेडल वाले कितने रहे, सिल्वर मेडल वाले कितने, ब्रोंज। हमारे यहाँ पे ये भी पूरा एक बनता है, स्पोर्ट्स टीचर पूरे साल का ये बनाते हैं। तो कौन से गेम में कितने लोग रहे, इंटर स्कूल में कितने रहे, मतलब किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तक कितने बच्चे गए। हमारे यहाँ पे कराटे में नेशनल लेवल तक के बच्चों के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल है। और इवन टेनिस में हमारे बच्चे इंटरनेशनल तक, चाइना तक बच्चे खेल के आए थे। तो ये एक बनता है। आप इसको भी, जैसे हमने इसके पहले अभी डिस्कस किया हमने स्ट्रेंथ का और सब्जेक्ट का, उस तरह से स्पोर्ट्स का भी इस तरह से एक बना के उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे यहाँ बनता है इंटर स्कूल आर्ट कॉम्पिटिशन्स का। जो आर्ट कंपटीशन होती है दूसरे स्कूलों में, या हमारे अहमदाबाद के अंदर लोकल लेवल पे पूरे स्कूलों के मतलब कुछ 1000-1200 बच्चे इकट्ठे होते हैं और वहां पे कंपटीशन होती है। एक होती है जिसमें कैलेंडर बनते हैं, जो बेस्ट 12 एंट्रीज होती है उनका कैलेंडर छपता है और सब जगह जाता है। तो इस तरह में इसमें के बच्चे कितना, तो वो एक बन सकता है क्राइटेरिया। तो हर साल का आप उसको टैली करके बता सकते हैं कि जैसे उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा इस तरीके से पूरा बनता है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में कि कितनी कॉम्पिटिशन्स हुई, जनरली फर्स्ट तो हम एक को देते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड पे थोड़ा सा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग देते हैं ज्यादा, कि सेकंड पे 2 लोग आ गए, कभी थर्ड पे 2 लोग आ गए, इस तरीके से। तो ये एक हर साल का बनता है कि इस साल कितने बच्चे कितनी कंपटीशन में, फर्स्ट रैंकर वाले कितने हैं, 250 हैं, सेकंड रैंकर वाले कितने हैं। तो वो भी एवरी ईयर की कंपैरिजन भी हमारे सामने आती है कि टोटल कितनी कंपटीशन हमने की, टोटल कितना रिजल्ट हुआ। तो ये स्कूल का ओवरऑल आप बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस तरीके से टेबल बना के और पूरा डेटा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और एवरी ईयर का डेटा जब सामने होता है तो कंपैरिजन के लिए इजी होता है। मेरे यहाँ क्या होता है, जैसे कमेटी बनती है हर साल, जैसे एक्टिविटी कमेटी अलग अलग बनेगी, तो पिछले साल की एक्टिविटी कमेटी की जो पूरी फाइल होगी वो इस साल की जो न्यू टीचर एक्टिविटी कमेटी बनेगी उसके हाथ में आएगी। तो लास्ट ईयर कितनी कंपटीशन की, उसमें कौन से सर्कुलर दिए थे, कौन से बच्चे उसमें विनर हुए, उसमें जजमेंट का क्राइटेरिया क्या था, वो सारे कुछ उसमें डेटा होता है। और उसके बाद फाइनल एक डेटा होता है सबसे ऊपर, फाइनल लिस्ट होती है कि कितने बच्चे। अब इसमें भी ये होता है हमारे यहाँ, तो इस तरीके से बनता है कि कोई एक बच्चा यदि 5 कंपटीशन में फर्स्ट आया तो उसको 5 प्राइज मिलने वाले हैं। तो हमारी लिस्ट बनती है इसकी 5 प्राइज वाले कितने, क्योंकि हमने सपोज ये तय किया कि फर्स्ट रैंकर वाले को हम कलर बॉक्स देंगे। तो यदि बच्चा 3 कंपटीशन में फर्स्ट आया तो उसको 3 कलर बॉक्स मिल जाएंगे। तो ये 3 कलर बॉक्स उसके लिए यूजलेस है। तो हमारे यहाँ जब वो बनती है तो ये लिस्ट इस तरीके से बनती है कि 5 यदि मिलने वाले इनाम बच्चे, तो हम वो 5 अलग अलग इनाम निकालते हैं, मतलब लेके आते हैं कि उसको 5 अलग चीजें मिले। तो हमारे यहाँ ये भी अलग से एक बनती है लिस्ट कि कितने बच्चे कितने प्राइज लेने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, डेटा एक बहुत इजी वे में हमारे पास हो जाता है। एवरी ईयर ये होता है ऑलमोस्ट 7 से 8 प्राइज तक जाते हैं बच्चे, जो मतलब 8 कंपटीशन में फर्स्ट आए तो उसको 8 प्राइज मिल रहे हैं, वहां तक इस लेवल तक जाते हैं। तो ये एक मतलब वे ऑफ हैंडलिंग डेटा है जो मैंने बताया, इसमें काफी सारे तरीके से। इसके अलावा आप अपने तरीके से इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अभी प्लानिंग की यदि हम बात करें
तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, किस किस जगह पे। तो इसके लिए हम क्या रिव्यू करेंगे, एक तो बच्चों का एकेडमिक्स रिव्यू कर सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम्स के बाद बच्चों में कितना ग्रोथ है, जैसे फर्स्ट एग्जाम के बाद जो रिजल्ट थे, और उसके बाद दूसरी एग्जाम और तीसरी एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आए, तो फर्स्ट एग्जाम और थर्ड एग्जाम के रिजल्ट को कि उस बच्चे में ग्रोथ कितना हुआ, क्लास वाइज ग्रोथ कितना हुआ, वो एक कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अभी बताया एलसी वगैरह का, तो उसका एनालिसिस कि एलसी क्यों जाते हैं, न्यू एडमिशन आते हैं तो कौन सी क्लास में ज्यादा आते हैं, कौन से लेवल पे कौन से ग्रेड पे ज्यादा एडमिशन्स आते हैं। ठीक है। तो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, वो किस टाइम पे ड्रॉप आउट होते हैं, जैसे दिवाली वाला एक टाइम होता है जहाँ पे बीच में 15 दिन गवर्नमेंट अलाउ करती है न्यू एडमिशन के लिए, तो उस वक्त कितना ड्रॉप आउट रेशो रहता है और साल के एंड में कितना ड्रॉप आउट, यदि वो बीच में है तो क्यों है, उसके रीजन। हमारे यहाँ जनरली इस चीज पे बहुत डिस्कशन होता है कि आधे साल में यदि बच्चा गया तो क्यों गया। या तो एक रीजन होता है पेरेंट्स यदि किसी ऐसी जॉब में जो ट्रांसफरेबल है तो वो, लेकिन बच्चा यदि स्कूल की वजह से जाता है देन इट इज वी हैव टू रिव्यू कि अब इसके बाद इस रीजन से कोई और बच्चा ना जाए। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके अलावा जो करना है एब्सेंटिज्म, बच्चे कब एब्सेंट होते हैं, क्यों एब्सेंट होते हैं। जनरली जब जैसे मौसम चेंज होता है उस वक्त बहुत ज्यादा बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं क्योंकि बीमार है, सर्दी बुखार है, ये है। तो यदि ये है तो एज ए स्कूल हमने क्या मेजर्स लिए कि बच्चे इन चीजों से बचे रहें। जैसे गर्मियां शुरू होती तो हम लोग बच्चों को बताते हैं कि आप कैप पहन के आना क्योंकि हमारे स्कूल दूर है, बस में आना है, पानी की बोतल अपने साथ में रखो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो हम बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं। तो जब ये, तो बच्चे हमारे कम बीमार पड़े, हम उनको हेल्दी कैसे रखें। तो उसके अलावा भी और यदि फेस्टिवल सीजन है तो बच्चे छुट्टी हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल खाली हो जाते हैं जब जन्माष्टमी होती है, राखी होती है, तो वो एक हमको पता है कि एक ऑब्वियस रीजन है। लेकिन उसके अलावा यदि बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहा है तो क्या रीजन है कि कितने बच्चे एक साथ क्यों हो रहे। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जिसको फाइंड आउट करना होता है, ढूंढना होता है। देन स्टेब्लिश द मेजरेबल गोल, अभी प्रॉब्लम्स हमको पता है, हमने ढूंढ लिया, उसके बाद हम इसको कैसे अचीव करेंगे। तो उसके जब गोल बनाएंगे वो मेजरेबल, मतलब उसको बहुत शॉर्ट गोल रखिए, बहुत बड़ा गोल मत रखिए, छोटे छोटे गोल्स होंगे, हम उसको अचीव करेंगे तो हम फाइनल पे इजीली पहुंच सकते हैं। हम एक साथ सोच लें कि नहीं यही होना चाहिए लेकिन इसके अलावा नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल करना टीचर के हाथ में है। तो जब छोटे छोटे गोल टीचर को दिए जाएंगे तो वो उसको इजीली अचीव, जैसे किसी क्लास में 10 बच्चे फेल हो रहे हैं तो टीचर को बोलिए कि इस 10 से आप 8 पे या 7 पे चले जाइए, आप 10 से सीधा 2 पे नहीं ला सकते उसको, लेकिन टीचर को बोलिए कि कम से कम 2-3 का इंप्रूवमेंट आप करके बताइए। तो ये अचीवेबल गोल होते हैं। नाउ देन अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। एक 6Y होता है, आपको पता है 6Y रूल। कोई भी प्रॉब्लम यदि आपकी है तो आप उस पे क्वेश्चन पूछिए। इसको जनरली ना लिख के किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है कि बच्चा लेट आ रहा है, तो उसके नीचे पहला वाई, वो क्यों लेट आ रहा है ना, वो लेट क्यों आ रहा है, तो वो घर से लेट हो जाता है। अभी घर से लेट क्यों होता है, नेक्स्ट पेरेंट से डिस्कस किया तो पेरेंट से पता चला कि वो उठने में लेट करता है। देन नेक्स्ट वो लेट क्यों उठता है, तो वो रात को लेट सोता है इसलिए लेट उठता है। किसी भी प्रॉब्लम को आप यदि 6 बार 6 क्वेश्चन करेंगे उससे नेक्स्ट, तो आप उसके रूट कॉज तक जरूर पहुंच जाएंगे और आप उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा स्कूल का एग्जाम लिया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जनरल एक ये है मतलब इस पे बहुत सारी स्टडी हुई है। तो ये 6Y रूल है कि किसी भी प्रॉब्लम के पीछे आप यदि 6 क्वेश्चन करें कि ये है तो क्यों है, तो उस छठे तक पहुंचने से पहले आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमको जो भी प्रॉब्लम जहां दिखाई देते हैं कि भाई हमारे एलसी जा रहे हैं, हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो रहे हैं या इस क्लास में बच्चे फेल हो रहे हैं इसमें, तो हम उसके रूट कॉज पे पहुंचने की कोशिश करें कि इसके पीछे रीजन क्या है, देन वी कैन फाइंड आउट। देन डेवलप टारगेटेड स्ट्रेटेजी एंड प्लान लॉजिस्टिक। अभी इसको करने के लिए हम प्लान क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। हमको टीचर के साथ मिलकर करना है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर करना है, किस तरीके से पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके करना है, तो उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। टारगेट करना पड़ेगा, यदि यहाँ प्रॉब्लम है, बच्चा लेट आ रहा है या एब्सेंटिज्म ज्यादा है, तो हमको पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा। क्लास में यदि बच्चा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुआ तो उस सब्जेक्ट के टीचर के साथ थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम है उसकी स्ट्रेटेजी किससे मिलके कैसे बनाना है, दैट वी हैव टू डिसाइड।
ठीक है। देन प्लान फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक बार कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद उसको रखना नहीं है। इसकी कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? टीचर ने यदि एक बार किया और वो रिजल्ट, यदि सपोज 10 बच्चे फेल थे, टीचर 5 बच्चों को पास करवाने में सफल हो गए, तो उसके बाद अगले 5 में से दूसरे 2 तो कम से कम होने चाहिए, टीचर उसको कंटिन्यू रखे। जैसे हमने यदि एक्स्ट्रा क्लास का शुरू किया है, तो हमको उसको कंटिन्यू रखना है कि हम एक्स्ट्रा क्लास महीने में 1 बार या 2 बार उस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं, वॉट एवर। ठीक है। देन मॉनिटर द आउटकम्स एंड द ट्रैक प्रोग्रेस। जो भी ये प्लान करने के बाद आउटकम हमने टीचर से डिस्कस कर लिया, पेरेंट्स से, आउटकम क्या है। यदि आउटकम उसका मिल रहा है हमको, तो हम उस पर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन क्या है, फिर रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, तो अब कौन सा तरीका काम करेगा। तो ये जो भी प्रॉब्लम है उसको पर्टिकुलर हमको वर्क करना पड़ेगा, ये उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर काम करने की। आई होप इट इज क्लियर। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अभी इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट आप बता सकते हैं मुझे? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे इतना सारा वर्क करने के लिए डाटा हैंडलिंग करना होगा, तो डाटा कैसे हैंडल करते हैं इसको? कोई सॉफ्टवेयर है या बैक सपोर्ट स्टाफ से करते हैं कैसे? दिलीप जी, इसमें क्या करते हैं हम, कंप्यूटर टीचर जो होती है वो साल के शुरुआत में किसी एक क्लास के लिए एक बार ये फॉर्म ये बना देते हैं। उसके बाद हमको हर एक टीचर को दे देना है, उसके अंदर सिर्फ नाम की लिस्ट होती है, वो कॉपी पेस्ट करनी होती है हर क्लास के वाइज अलग अलग। उसी एक जो शीट होती है उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। जैसे एक टीचर ने बनाई फर्स्ट स्टैंडर्ड की, फिर टीचर उसको कॉपी करेंगे, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के नाम उसमें चेंज कर देंगे, और वो उसके सेकंड स्टैंडर्ड की टीचर को फोन में दे देंगे। टीचर अपने उसमें या अपने घर पे लैपटॉप में डाल ले, अपने फोन में उसको एक्सेल में, तो टीचर को हर बार उसमें मार्क की एंट्री कर देना है खाली। ओके, उसमें ऑलरेडी एक्सेल में पूरा फॉर्मूला लगा होता है, तो डेटा अपने आप रेडी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, टीचर के पास दे के रखते हैं, जब हमको कलेक्ट करना है तब टीचर को बोलते हैं कि आप अपनी जो है वो शेयर कर दो कंप्यूटर टीचर के साथ। कंप्यूटर टीचर उसको लेके पूरा एक कम्युलेटिव अपने कंप्यूटर में आ जाता है। तो बनाना एक ही बार है, उसकी कॉपीज हो जाती है और उसको सारे टीचर उसके अंदर कर सकते हैं। मैम जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ जो टीचर होते हैं उनका लैपटॉप नहीं होता है, तो फिर तो वो हमें मोबाइल हम में लोग मोबाइल में एक्सेल चलता है इजीली। जब एक बार शीट बन जाती है ना, सिर्फ उनको एंट्री करना है, वो अपना जूम करके सिर्फ बच्चों के नाम के आगे मार्क्स डालते जाए, एंट्री हो जाती है। जी रजनीश, हाँ जी अमित जी। गूगल शीट बना करके टीचर्स को एक्सेस दे देते हैं, तो उसमें वो अमित जी मैं सुन नहीं पाई आपको क्लियरली, आवाज थोड़ी सी हो रही है। ये बोलो, ये सॉल्यूशन हो सकता है, गूगल शीट बना के उनको एक्सेस दे देते हैं जी अलग बिल्कुल, अलग। जी बिल्कुल दिलीप जी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। गूगल शीट के अंदर एक्सेल की तरह होती है, गूगल शीट बनती है, और वो कहीं से भी कोई भी टीचर उसको खोल सकते हैं और उसमें मार्क एंट्री कर सकते हैं। जी रजनीश जी। हम एक सोच रहे थे हम टीचरों से कम काम कराते। हमारे यहाँ तो इसके लिए एक कर्मचारी होता, वो डाटा कलेक्ट करता रहता, और वो दिन भर उनसे पूछना उसका काम है, और वो सारा कुछ फीड करने का काम उसी को देते। क्योंकि टीचर से हम ऐसा चाहते हैं कि वो पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दे, अन्य चीजों पे कम ध्यान दे। जी तो बिल्कुल सही उसके लिए है। अलग से कर्मचारी रखे हैं हम इस ओके, सब तो काम ये के हो लिए। सकता है जो टीचर ने मार्कशीट तैयार की वो मार्कशीट टीचर उनको दे दे, तो वो कर्मचारी खुद हाँ उसमें सारा डेटा फीड कर दे, वो भी पॉसिबल है। हाँ, वो ही करते हैं मैम। क्या है, जी टीचरों के पास में वो हर चीज का ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं। उनको सिखाने में जितना समय खर्च होता है या वो जितनी मिसिंग करते हैं, उससे अच्छा है एक व्यक्ति को सिखा के उससे उनका डाटा ले ले। ठीक है रजनीश जी, आपके ये सोच है बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि टीचर है उसको हर चीज आनी चाहिए। तरक्की करना है यदि टीचर को आगे, तो उसको हर चीज आनी चाहिए। मैडम सही बात कहें हम आपसे।
हम जी लोग इतना अधिक सैलरी नहीं देते कि उसको सब कुछ आए। है वो तो बहुत मेहनत से आप लोगों के साथ जुड़ के उसको बहुत कुछ सिखा दिया है। अब उसको क्या होता अगर उसी बात पे जुटे रहो ना, तो फिर वो क्या होता कि हमें जो डाटा चाहिए वो डाटा ही नहीं मिल पाता उसको सिखाने के रजनीश चक्कर जी, में। मैं इसको दूसरे वे से देखती हूँ। उस टीचर को जो आप सिखा रहे हैं वो पैसे दे के भी नहीं सीख सकती है, जो आप काम करवा के सिखा रहे हैं। वो टीचर चाहे यदि कि सीखना, तो उसको कौन सिखाएगा, ये बताइए। हाँ ये है, लेकिन मैम बहुत मेहनत होती है उसको सिखाने में। सही अब बात है जैसे आपकी। पिछली बार मैंने मैंने उस कह दिया कि हम पेपर नहीं बनाएंगे, कोई कंप्यूटर वाला नहीं बनाएगा, आप बनाओगे, मोबाइल से बनाओगे, हम कॉपी पेस्ट सिर्फ करेंगे। बहुत मेहनत हुई लेकिन अंत में वो बनाने लगा। अब ऐसी स्थिति बन गई कि अब हम पेपर नहीं बनाते, अब वो सारा पेपर वो ही बना के देते। अब उसमें भी एक शर्त है हमारी कि आप कंप्यूटर से नहीं बनाओगे, आप मोबाइल से ही बनाओगे, हम मोबाइल से ही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो होता है मैम, लेकिन कुछ चीजें बहुत कठिन हैं। और फिर उसका थोड़ा सा एक सॉल्यूशन और है। एक हम लोगों सब लोगों ने लगभग में एक सॉफ्टवेयर लिया है, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन करा सकते, बस आपके फॉर्मेट हमें मिल गए। जैसे आज आपके काफी फॉर्मेट मिल गए हमको, तो हम जी उससे कहेंगे वो हमारा सॉफ्टवेयर वाला वो बना देगा। वो उसमें ओके फिर काम करना थोड़ा इजी हो जाता। जी। जी अरुण जी। मैम इसमें सब कुछ समझ में आ गया। लास्ट का थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो तो समझ में आ गई हैं, कुछ चीजों को डीपली जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी कुछ तो ऐसा नहीं, कोई भी स्कूल संचालक है करता सब कुछ है, जी लेकिन जिस कैटेगरी के तहत या जिस ऑब्जेक्ट के तहत आप कह रहे हैं वो उसमें ढाल पाना और अपनी बात को उसमें अरेंज कर पाना वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि एवेल्युएशन तो हर एक जगह होता है। ऐसा कोई संस्था नहीं है कि जो नहीं करता है, बस थोड़ा सा जी मेथड और वे ऑफ टॉक का अलग अलग वो है, किसी का कि वो किसी और नाम से कहता है, वो किसी और नाम से करता है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपने जो इसमें लास्ट की स्लाइड्स में लास्ट का जो स्लाइड था उस स्लाइड में जो 5 से 6 बिंदु रखे हैं, जी उन बिंदुओं को के संबंध में अगर कुछ और डेटा आपके पास हो जो उसको ठीक और डीपली तरीके से समझ सकें, तो बहुत हेल्प करेगा वो। ठीक है, आई शेयर। एक मैं और उसका बात है, पीडीएफ। जी, ये तो पीडीएफ आज ही आ जाएगा ग्रुप में, तो जी इसके बारे में और समझ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई मैथडोलॉजी नई स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक नया एवेल्युएशन है, कोई भी एक नया सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो पहले साल में ही हमें रिजल्ट दे दे। सही है। कई बार उस सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरे स्टाफ या पूरे टीचर्स को ढालने में 5-5 साल लग जाते हैं, और उसमें हमेशा कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ सुधार भी होता है। बिल्कुल तो एक ये लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमें सभी लोगों को मिलके इस पे काम करना पड़ेगा कि हम अगर कर रहे हैं तो अगली बार इसमें क्या सुधार करें कि और अच्छे रिजल्ट्स आए। जी धीमे धीमे जब इनमें रिजल्ट्स आने लगेंगे इन एवेल्युएशन मेथड्स में, तो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद अपने आप इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और हमारी क्वालिटी सुधर जाएगी। और जी कोई भी सिस्टम में टीचर्स को जब पहली बार कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे बैंक में जब बैंकिंग सिस्टम में जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। आज जब लोगों की भर्ती होती है तो सबसे पहले उसे पता है कि मुझे कंप्यूटर से रूबरू होना ही है और मुझे इतना नॉलेज होना चाहिए। तो हम धीमे धीमे जब अपने सिस्टम में वो चीज नई बना देंगे, तो नया जो रिक्रूटमेंट होगा नेक्स्ट सेशन में वो उसको आगाह ही करके कि इनके यहाँ ऐसा होता है तो मुझे अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो जी काफी अच्छा वेबिनार था, बहुत सारी बातें नई सीखी, और कहीं भी दिक्कत होगी तो मैं आपसे जरूर पर्सनली और ग्रुप में बात करूंगा। थैंक यू। श्योर श्योर सर। मैम एक विवेक जी। क्वेश्चन और आपसे है, इस जी रजनीश मीटिंग जी। से थोड़ा सा हट के, लेकिन डिस्कशन आपसे ही करना था। जी क्या बोलिए। है कि कुछ टीचर बहुत अच्छे होते, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता, बहुत पढ़ाने में अच्छे होते, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो नॉर्मली इस कंप्यूटर में नहीं जुड़ना चाहते या नहीं जुड़ पा रहे किसी रीजन से, आप कुछ भी समझ लें। तो ऐसे टीचरों को क्या करना चाहिए, मतलब ये आपसे थोड़ा। रजनीश जी, एक बात पूछूं, जो ऐसे टीचर हैं क्या वो बहुत ज्यादा एजेड हैं? हाँ
एक्चुअली जितनी आजकल की न्यू जनरेशन है जो मोबाइल हैंडल करते हैं उनको कंप्यूटर हैंडल करना मुश्किल नहीं लगता है। जी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो जो इनकी एज ज्यादा है और वो उसको नहीं वो कर पा रहे हैं, या तो जी इनके लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग सेशन लगाएं या एक बडी सिस्टम जो हम बच्चों को करते हैं वो इन टीचर्स के साथ कर सकते हैं। टीचर्स के ग्रुप बना दे, बडी सिस्टम, दूसरे टीचर उनके साथ मिलके कि ये आपको इनको सिखाना है। और यदि इनको नहीं आता, मेरे यहाँ पे ऐसे 2 टीचर थे, उनको जी मोबाइल हैंडल करना नहीं आता था, तो उनके साथ में मैंने दूसरे टीचर लगा रखे थे कि इनका काम ये जब मोबाइल में करेंगे आप इनके साथ बैठ के करेंगे। इनको जहां प्रॉब्लम फेस होती, जो टीचर टेक सेवी थी, जो यंग थी, जिसको अच्छे से आता था, उनको साथ में रखा था कि मैं आप दोनों को टाइम दूंगी, आप साथ मिलके इसको कंप्लीट करिए। तो वो क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, वो 2 ही टीचर नहीं कर रहे हैं और उनको सिखाने वाला मिल गया, तो उन टीचरों ने सीख लिया था। एक मेरे कंप्यूटर टीचर उनके साथ रहते थे और एक दूसरी कोई टीचर जिनको आता है, और दोनों में से जिसके पास जब भी टाइम है उनको जो भी अवेलेबिलिटी है उनको सिखा देते थे या उनका जहां अटकते थे उसको करवा देते थे। तो ये तरीका काम करता है। अब ये तो मैम है, लेकिन बस वो क्या होता, कभी कभी सीखने वाले की भी चाह रहती। मेरे पापा जी हैं तो उनने 65 की उम्र में कंप्यूटर चलाना सीखा, बल्कि 67 की उम्र में। मतलब अभी उनने 2-3 साल पहले कंप्यूटर चलाना सीखा। सही है। तो ये कुछ लोगों को ज्ञान होता ना, हमारे बुंदेलखंडी में अजीरन होता उसका। मतलब कि वो क्योंकि सब अच्छा कर लेते तो एक चीज को नहीं सीखना चाहते, बस ये कंडीशन होती। सीख नहीं, तो पर कोई वो भी जब सकता हम एक कंपलसरी कर दें कि ये टीचर को इसी में करना है, तब उनके पास फिर कोई है। ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इस बार ऐसा भी कर लेंगे मैम हम। जी। पिछली बार अरुण ने एक अच्छा काम करा दिया था ये, कि अरुण बोले कि आप कह दो कि हम तो नहीं बनाएंगे, तो हमने कह दिया था अंत में। तो मैम लोगों ने चाहे दूसरे से कराएं चाहे कहीं से कराएं, हमारा तो सीधा था, हमको चाहिए। अब ये जैसे आपको फॉर्मेट है, हम तो नहीं बना पाए, आपने जो फॉर्मेट बना रखे हैं ये तो हम बना लेंगे। थोड़ा कुछ चीजें हमें अभी समझ में नहीं आई है, हम अरुण से अभी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, तो वो ओके। अरुण ज्यादा अच्छे से हम। आपके पास बाद में तो कई चीजों में हमें अरुण से डिस्कशन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कहीं मैं कमजोर टीचर हूँ। नहीं 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 मैम, आप कमजोर नहीं है मैम। नहीं क्या है, नहीं। आपका समय बहुत कीमती है और छोटी छोटी बातों को आपसे डिस्कशन नहीं हो सकता। ओके। मैडम ऐसे कहें कि मैं मीडिएटर हूँ आपकी और इनके बीच का। ओके। जी विवेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसका आज मैंने बहुत जी। कुछ सुना है जी। और देखा भी है वैल्यूएशन का क्या क्या तरीका हो सकता है, और बहुत सारी चीजें नहीं मालूम चली। तो जैसे टीचर्स का भी हो जाएगा, बच्चों का भी वैल्यूएशन हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी हो जाएगा। ये चीजें बहुत अच्छी लगी हैं और इस चीज को निश्चित रूप से हम इसको यूज करेंगे। और जो हमारा स्टाफ होगा तो उसको इस तरह से जो डाटा कलेक्ट करके, तो उससे मालूम चलेगा कि आखिर हमारे किस सब्जेक्ट में आखिर ये बच्चे कमजोर क्यों हैं और इनके ऊपर कैसे प्रयास किया जा सकता है। तो अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छी लगी। इसको मैं फिर से वीडियो फिर भी देखूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरी मिसिंग हुई हैं। ओके। जी थैंक यू मैम। लेकिन हमें हमें सबको विवेक जैन सर को, विवेक जी को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने मीटिंग की शुरुआत में ही लिखा था, आई थिंक दिल्ली मेट्रो में थे वो, हाँ जी, ऐसा ठीक कुछ है। लिखा हुआ है, और लेकिन लगातार बने हुए हैं। तो ये यही दर्शाता है ना कि अगर आपको कुछ नया जानने की और सीखने की इच्छा है तो आप कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ करके आप समझ ही लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। वेरी नाइस। मैम इस बार हमें आपकी एक बात और क्लियर हो गई, हम सब लोगों से भी कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो मार्कशीट बनवाती, अगर उस मार्कशीट को ईमानदारी से काम करने लगे हम, उसमें अंत में 16-17 सब्जेक्ट होते हैं, उन पे अगर प्रॉपर वर्कआउट करें, उनके प्रॉपर नंबर दें, तो मैम जो ये कह रही हैं वो काम पूरा बहुत अच्छे से सफल हो जाएगा। जी। अ, जी रजेश जी। जी अनिल जी।
अनिल जी, आप कुछ आपकी कहना एक मैं और सजेशन दे सकता हूँ, आप इससे थोड़ा हटकर है कि आपकी स्कूल, क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारियां ज्यादा है और आपका टाइम की आपको पहले से ही आप बिजी स्केड्यूल में है, लेकिन आपकी स्कूल में एटलीस्ट किसी एक या दो टीचर को, कंप्यूटर टीचर प्रोबेबली, उनको एडवांस एक्सेल आप जरूर सिखवाएं। एडवांस एक्सेल और एनालिटिकल जो एबिलिटी है डेटा को एनालाइज करना, एक ऐसा अगर हैंड आपको मिल गया है स्कूल में एक टीचर के रूप में, एडवांस एक्सेल जानता है वो, तो आपके लिए बहुत वो हेल्पफुल होगा। छोटे मोटे सॉफ्टवेयर तो वो एक्सेल में ही बना लेगा आपके लिए, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से वो एनालाइज करके आप जो भी उसको उससे डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही किसी एक टीचर को सोशल मीडिया हैंडलिंग, उसमें भी अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट से कोई है तो अच्छा है, लेकिन उसको सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए एक टीचर को तैयार जाए, उसकी उसके साथ कैसे अलग से उसको कुछ ट्रेनिंग दिलवाना है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सिखाना है या कुछ हमें हेल्प करना है उसको किसी तरीके से। तो ये दो हैंड अगर आपके पास है स्कूल में से ही, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत हेल्पफुल रहता है। मेरे यहाँ पे जैसे दो कंप्यूटर टीचर है, कोई भी शीट बनाना है, कुछ भी तो काम उन्हीं को करना है, बाकी टीचर को रेडी मिलेगा, उनको सिर्फ एंट्री करना है। जी अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो ये विषयवार का निकालने का ये हमें बहुत अच्छा लगा। के इसमें टीचर को अपनी वो भी पता चलेगा कि हम कितना क्या कर पा रहे हैं, और छात्रों के लिए भी पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा बच्चा कितना वीक है, क्या हिसाब हम कर सकते। जी मैम, बहुत अच्छा लगा पॉइंट। जी ये अगर ऐसे अपन बनाएंगे सीट तो ग्रेट। और इसमें उनको भी बुरा नहीं लगेगा, टीचरों को भी उनकी भी कंपेयर नहीं हो पाएगा, अपने अपने विषय का रहेगा। जी तो अपन जैसे डायरेक्ट बोलते हैं कि आपके विषय में कम बच्चे पास हो रहे हैं तो उनको बुरा लगता है, जी ऐसा बिल्कुल। लगता है इसमें उनको नहीं लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बताई हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक, और वो करनी चाहिए थी। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी अभी तक स्टूडेंट के एवेल्युएशन का डेटा कहीं भी मैंने उसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जी स्टूडेंट के एवेल्युएशन में एक तो 2 जगह पोर्टफोलियो वर्क के लिए दिया, हमने अभी तक स्टूडेंट का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाया है। तो स्टूडेंट का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहिए, और सबसे ज्यादा हम लोग ट्राई कर रहे थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्री प्राइमरी के बच्चों का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, उसके स्कोप को हम किस तरह किस कैटेगरीज में डिवाइड करें, और पैरामीटर में हम उनका पोर्टफोलियो बनाएं। यदि हमको किसी बच्चे का डेवलपमेंट देखना है, असेस करना है, उसका कॉग्निटिव, बच्चे का मेंटल ग्रोथ हो रहा है, तो इन सब चीजों को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और इनकी कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और कैसे इनको एवेल्युएट कर सकते हैं इन एरियाज को। अमित जी, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती हैं बच्चों की, तो एवरी वीक का आप टारगेट रखिए कि कम से कम 2 या 3 ऐसी अलग अलग एक्टिविटी हो जो बच्चों के लिए मतलब 3 to 5 years के लिए, जो मतलब फाइन मोटर स्किल्स की है, या उनका कंसेप्चुअल है, रिकॉग्निशन है, उसके रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स वगैरह हो। वर्कशीट्स इसलिए क्योंकि वो अलग अलग चीजें होंगी, जो भी होगी उसको फिर एक फाइल में, स्कूल में फाइल मेंटेन की जाए, उस फाइल में बच्चे के नाम के साथ वो उसमें लगता रहेगा, डेट के साथ उसकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे जून शुरू हुआ, जून के पहले हफ्ते में हमने 2 एक्टिविटी की, दूसरे हफ्ते में 3 एक्टिविटी कर, तो जून खत्म होते होते कम से कम 10-12 एक्टिविटी हो गई, और 10-12 उसके अंदर फाइल हो गया। जून महीने के अंदर प्लस उसका फिजिकल मतलब
बच्चों का पूरा हाइट है, वेट है, ये सारी चीजें उसकी ले लेते हैं। प्लस टीचर अपनी तरफ से उसका बोलने में कैसा है, लिखने में कैसा है, उसको टीचर अपनी डायरी में मार्क करके रखते हैं, या वहां पे कोई एक चीज आप उसको एक बना सकते हैं, वहां पे टीचर मेंशन करके रखेंगे कि वो कितना कर पा रहा है। देन ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। देन उसके बाद है ना, कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पे बच्चों के मतलब फाइन मोटर स्किल और इसकी टेस्ट होते हैं जनरली। दे दिया बच्चों को, देन दे आर सपोज टू डू, टीचर उसको इवेल्युएट करेगा। सपोज जैसे शेप रखने वाला है, जब बच्चा पहली बार कर रहा है, टीचर उसको हेल्प नहीं करेंगे। पूरे 10 या 12 शेप है, बच्चा उसको यदि विद इन 5 मिनट कर लेता है तो टीचर नोट करेंगे 5 मिनट में उसने 10 शेप प्रॉपर रखे आउट ऑफ 12। वही एक्टिविटी टीचर 2 महीने 3 महीने बाद फिर से करवाए, देन टीचर फिर उसको कि भाई अब इसने 3 मिनट के अंदर 12 शेप रख लिए। तो बच्चा किस तरह से ग्रो कर रहा है मेंटली भी, फिजिकली भी, ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे टीचर जो भी करवा रहे हैं उसको टीचर इस तरह से इवेल्यूशन का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। टीचर को मतलब जनरली हमारे यहाँ पे होता है कि केजी सेक्शन खत्म होने के बाद टीचर को 1 घंटा बैठना होता था, तो एवरीडे का जो भी इवेल्यूशन जहां टीचर को लगता है बच्चे की पूरी शीट रेडी होती है, टीचर एवरीडे मतलब उसके अंदर मार्क करते रहते हैं। तो वो एक आपको जो मतलब पूरा पोर्टफोलियो पूरा रेडी हो सकता है, बच्चे का साल खत्म हो तो उसकी पूरी फाइल आपके पास रेडी होगी और हर एक चीज उसकी उसमें इवेल्युएट होगी। मैम इसका कुछ उसका पैरामीटर सबको ट्रैक करना चाहिए बच्चों को। मैं कुछ ढूंढती हूँ, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं, बट मैं सर्च करके आपको शेयर करूंगी। ओके I मैम, will- थैंक यू। जी दिलीप जी। सॉरी मैम, मेरे यहाँ कुछ रिलेटिव आ गए थे तो मुझे स्कूल से भी 10 मिनट के लिए घर आना पड़ा। तो इस ओके, बीच में मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, क्या चल रहा है। मैं बस मैं सबके रिव्यू ले रही हूँ आज के उस पे। मैम, रिव्यू तो बहुत कब बैठे शानदार हो तुम? रहा। और लास्ट ईयर जो आज प्रॉब्लम्स हुई थी उसका आज रीजन तो ये था हमारे तो कि तुम्हारा कब बैठा है? किसी फॉर्मेट में हमने नहीं किया था असेसमेंट। और इस बार जैसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, उसके थ्रू यदि हम करेंगे तो वो डेटाबेस असेसमेंट होगा और इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके दिलीप जी। कमल सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। नहीं, आज मुझे पता था क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ था। जी तो ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट जो आप लेने वाले थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो डेटा, जितना पावरफुली हम डेटा को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उससे बहुत सारी समस्याएं उससे ही हल हो जाती है। जहां पर डेटा नहीं होता है वहां पर सिर्फ हम गोलमोल बातें करते रहते हैं, बढ़िया करना है, अच्छा करना है, सब ठीक होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई मतलब तीर निशाने पे लगता नहीं है। जब तक एक्सेल में नहीं आएगी चीजें तो तीर निशाने पे लगने वाला नहीं है, सब गोलमोल हम कहते रहेंगे। जैसे एक्सेल में आया, एक हमारे जो इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति साहब, उनका एक बहुत फेमस एक कोट हुआ था कि आई ट्रस्ट इन यू बटिंग डेटा ऑन माई टेबल। मुझे तुम में पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, लेकिन एक्सेल शीट टेबल पे रखो। एक्सेल शीट ओके, टेबल पे आएगा तो सब कुछ पता चलेगा। बाकी सब है, वो है, बातें हैं, लेकिन एक्सेल में आया, वो दिख रहा है अभी कितना परसेंटेज रिजल्ट चेंज हुआ पहली टर्म से दूसरी टर्म में, वो एक्सेल में दिखना चाहिए। अगर एक्सेल में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर नहीं ठीक है। सही है। तो ये नारायण मूर्ति साहब का है कि आई ट्रस्ट इन यू बट ब्रिंग डेटा ऑन द टेबल। जी, आज काफी लंबा हमारा वेबिनार चला। जी जी, दिलीप जी कुछ कहना चाहते? हाँ जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन है कि क्या जैसे अभी बात आई कि एडवांस एक्सेल हम लोगों को से अपडेट होना चाहिए, क्या उसका कोई ट्रेनिंग हो सकता है क्या? क्योंकि हम लोग अभी जैसे हैं तो एक्सेल ही हम बहुत कम यूज कर पाते हैं, और एडवांस एक्सेल तो जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह लगा सकें, उसका ट्रेनिंग चाहते हैं, तो कहाँ से हो सकता है?
ये वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन भी हमारे ध्यान में आएंगे तो हम बताएंगे। मैं एक बार विजय जैन सर से भी बात करता हूँ। ये थॉट आज मेरे माइंड में भी आज ही आया है, ऐसा जी। नहीं है। ये जब मैं प्रोग्राम अटेंड कर रहा था तो ये थॉट मेरे माइंड में आया, तो मैं एक बार विजय जैन सर से भी बात करता हूँ, क्योंकि एक्सेल से बहुत काम आसान हो जाता है हमारा। जी जरूर। और थैंक यू। ऐसे कोई एक्सटर्नल एजेंसी ऑनलाइन प्रोग्राम तो होते हैं, उसका कोई भी लिंक मुझे दिखेगा तो वो मैं जरूर गूगल अपने ग्रुप में भी डालूंगा, पक्का। ओके। ठीक है नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज का जो सत्र था एवोल्यूशन रिव्यू स्ट्रेटेजिक प्लान स्कूल प्लानिंग, बहुत ही अच्छा रहा। और ये जो स्कूल का जो रिकॉर्ड रखना, डेटा रखना, इसमें आज का सत्र बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा हम भाव रखते हैं। क्योंकि समय हो चला है और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत वहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, सम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ जय रात्रि। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय सभी को। जिनेन्द्र सभी सभी को को। जय जय जिनेन्द्र सभी को। शुभ रात्रि, प्रणाम। मैडम फिर से चाहेंगे आपकी एक अच्छी सी वेबिनार फिर से हो जाए, जी क्योंकि आप जब भी आते बहुत काम दे जाते, जब से आपका काम फिनिश नहीं हो पाया अभी फिर से आपने बहुत काम दे दिया। तो इतना उपयोगी देती हैं आप। हम आप के सामने नहीं कह रहे, हमने जितनी भी अभी वेबिनार की उसमें आपका काम हमने नियमित रूप से किया है और व्यवस्थित हुआ हमारा काम। और खास तौर से आपकी मीटिंग हम नहीं छोड़ पाते और बहुत अच्छा लगता मैं। और सर थैंक यू। इनकी मैम की आप हमेशा बढ़ाते रहा करें। कम से कम महीने में एक बार मुलाकात हो जाए। हम तो कहते जी हफ्ते में, लेकिन अगर संभव हो तो महीने में तो एक बार हो ही जाए जरूर, मुलाकात हमेशा। नहीं नहीं, जरूर जरूर रजनीश जी। धन्यवाद रजनीश जी। थैंक यू।